इस्लाम सबसे बड़ा मजहब बनने वाला है अमेरिका में, लेकिन कल ये मेजॉरिटी में आने के बावजूद गुलाम होंगे और वो सलूक होगा इनके साथ जो इंडिया में हो रहा है मुसलमानों के साथ। ब्यूरोक्रेसी में नहीं गए, हुकूमत में नहीं गए और आगे की नहीं सोची इन्होंने। ये आगे की सोचते ही नहीं, यानी वो पिन ही नहीं है मुसलमानों में ना, वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर वो हुक्मरान हमें एक हफ्ते के लिए मिल जाए, हम गोरों से अच्छे हो जाएंगे। और हमारे वाले आप उनको एक हफ्ते के लिए दे दो। मैंने वहां 4 शादियों की तरकीब नहीं दी किसी को। लोग मुझसे पूछते थे, मैं कहता भाई इल्लीगल है। जब मैं आया हूं ना जुम्मे पे, मैंने कहा ऐसी की तैसी, हमारा मेंबर, हमारा मुल्क, अंडा मोड़ जिंदाबाद। 2 हफ्ते से ये बोल नहीं सका हूं कि 4 शादियां करो तो भरा हुआ हूं मैं। 4 शादियां हैं, इतने बच्चे हैं, दुनिया भर में घूमते हैं, खुश रहते हैं, वो सब ये खुशी वाली खुशगवार जिंदगी का राज बताएंगे। कितना पैसा मैं इस वक्त कमा सकता हूँ, अगर वो आपको पता चल जाए ना तो शायद आपके होश उड़ जाए। तो आपसे कोई मिले तन्हाई में कि यार क्या हालात थे इनके, जब ये 4 शादियों की बात कर रहे थे और ये करते भी थे, तो क्या उस वक्त भी इतने पैसे थे इनके पास? लोग कह रहे थे इनको डॉलर आ रहे हैं ना असल में, तो फिर तो 4 शादियां होंगी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िम मोहतरम, पॉडकास्ट आपकी बात का एक नया सेट उस पर मौजूद है और ये नया सेट मुझे शायद कुछ देर के बाद रिवील करना था, बिकॉज हम सीज़न 2 की तरफ जा रहे थे। बट मुफ्ती तारिक मसूद साहब आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और चूँकि वो पहले 2 बार हमारे उस पुराने सेट पे उनके साथ पॉडकास्ट हो चुकी है, तो हमने ज़रूरी समझा कि मुफ्ती साहब के साथ जो अब पॉडकास्ट हो तीसरी, तो वो एटलीस्ट नए सेट पे हो, तो उन्हीं से इसका एक गैर मुतवक्किस आगाज़ हो गया है। तो खुश आमदीद कहते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हो सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मुफ्ती साहब बड़ा धुआंधार किस्म का टूर करके आए हैं यूएसए का, तो उस पर आज इंशाल्लाह सारी डिस्कशन होगी बुनियादी, और कुछ बीच में और भी चीज़ें आएंगी, सीखने का, समझने का बहुत सारा सामान है इंशाल्लाह, और ज़ाहिर है मुस्कुराने का भी। तो मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पहला तो ये कि आप यूएसए पहुँच कर तो बाद में डिस्कस करते हैं क्या हुआ उधर पहले तो थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो आपका अचानक यूएसए का टूर बना, ये कैसे बना, और वीज़ा वगैरह कब से आपने अप्लाई किया हुआ था? एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ से बताएं। देखें, वीज़ा मैंने अप्लाई नहीं किया था। अच्छा। आईसीसी वहाँ एक बहुत बड़ी एक फाउंडेशन है, इस्लामिक सेंटर ऑफ शिकागो। सही। एक बड़ी अच्छी उन लोगों की एक वहाँ एक यूँ समझे कि रेपुटेशन है जी। उन लोगों ने मुझे कई महीने पहले इनविटेशन भेजी थी कि हम आपको यूएसए बुलाना चाहते हैं। ठीक है। और पर्पज़ यही है कि आपके बयानात रखवाएंगे। मैं जानता नहीं था उन लोगों को। मैंने कहा कौन है भाई, क्या है, ऐसा ना हो कोई मंजन ना हो मशहूर लोगों के लिए मंजन भी बहुत बिकता है जी। तो उनके नाम पे यानी मंजन बिकता है। तो मैंने ज़रा मालूमात हासिल करवाई तो पता चला कि जी रिलायबल लोग हैं, अच्छे लोग हैं। ठीक है। और मुखलिस लोग हैं, तो कोई ऐसा ख़तरा है नहीं कि मेरे नाम पे कुछ गलत वलत करें वहाँ पे। तो मैंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि आपने दिसंबर में आना है, जो गुजर चुका है 2023 का दिसंबर, हमारी कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें आपने आना है। ठीक है। इनविटेशन भेज दीजिए उन्होंने, और मेरे भी और हमारे एक दोस्त हैं। ठीक है। दोनों, क्योंकि उन्हीं के रेफरेंस से इन्होंने रब्ता किया था, तो उनको भी ग्रेवी में बुला लिया। सही है। अच्छा, हम दोनों को बुलाया उन्होंने, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दिए और फिर जो इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, वो इंटरव्यू की डेट हमें इतनी देर से मिली कि उनकी कॉन्फ्रेंस तो गुजर गई। सही। मेरा ख्याल है फेब के शुरू में शायद मुझे इंटरव्यू के लिए डेट मिली है मुझे। सही। तो मैं जब जाने लगा तो वो लेटर पे लिखा हुआ था कि जी दिसंबर में हम कॉन्फ्रेंस के लिए बुला रहे हैं आपको। जिस दिन जाना था ना, उससे 2 दिन पहले हमने देखा कि ये तो दिसंबर पे लिखा हुआ है और जा हम रहे हैं इंटरव्यू के लिए फरवरी में जा रहे हैं। ठीक है। तो हमारे एक दोस्त ने बताया कि यार ये तो अजीब सी सिचुएशन हो गई। तो आईसीसी वालों को कहा कि नया लेटर भेजें। उन्होंने फिर न्यू लेटर भेजा। वो 2 दिन के अंदर ही भेजा न्यू लेटर उन्होंने। सही। और फिर हमने उसको यानी वो रिप्लेस करवाया। ओके। वही इनविटेशन हमारी, क्योंकि वो आपकी तरफ से इंटरव्यू की डेट ही नहीं आई थी, तो वो डिले हो गई है कॉन्फ्रेंस। ठीक है। या प्रोग्राम डिले हो गया। तो मैं गया इंटरव्यू के लिए। लोगों ने कहा यूं होगा, फलाना होगा। बहरहाल तो मुझे ये जो रिजवान साहब थे ना आईसीसी के, इन्होंने कहा कि आपने घबराना नहीं है इंटरव्यू में। और अच्छा, हमारे दोस्त अहबाब भी वो सारे मुखलिस हैं माशाल्लाह। जाहिर है वो चाह रहे थे कि मेरा वीज़ा लग जाए। इखलास में वो कह रहे थे कि आपने यूं नहीं करना, ऐसा नहीं करना, जो उनकी। तो
रिजवान साहब का जिस दिन मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ ना, आखिरी उनको कॉल आई, मुफ्ती साहब घबराना नहीं है इंटरव्यू में। मैंने कहा भाड़ में जाए ऐसी की तैसी। मैंने कहा मैं कोई जन्नतुल फिरदौस में जा रहा हूँ यार। लगना होगा, लग जाएगा, नहीं लगा जाओ, नहीं लगे। तो अमेरिका दुनिया में एक ऐसा मुल्क रह गया जो हमारा जिसमें जाना इंतहाई जरूरी है, ना लगे यार। तो वो हंसे ना जोर से, उन्होंने कहा अब लग जाएगा। अब लग जाएगा। सही। तो इसलिए कि आपको खुद से जाने का कोई ज्यादा शौक नहीं है। ठीक। तो वो गोरे ये देख रहे होते हैं कि ये खुद से कितना शौक रखता है, अगर रखता है तो स्लिप ना हो जाए। ठीक है। मैंने कहा मैं पागल हूं यार, मेरे इतने बच्चे, मेरे माशाल्लाह पूरी फैमिली, मेरा FRC जब वो देखेंगे तो वो समझ जाएंगे भागने वाला नहीं है। या तो वही समझेंगे उन्हें छोड़ के भाग रहा है, या ये कि अगर ये साबित हो गया ना, या ये वापस आएगा लाजिम। सही। तो मैंने कहा मुझे क्या जरूरत है, जो पूछेंगे जवाब दे दूंगा, जो सही सही बात होगी वही करूंगा। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो अच्छा, USA का इंटरव्यू, भारत लोगों में एक बड़ी दोस्ती है USA भारत, सही बात है, एक सुपर पावर समझा जाता है उसको, और लोग बड़े जज्बाती होते हैं। मैं गया तो काफी लोग इंटरव्यू के लिए खड़े हुए थे, उनसे गपशप होती रही मेरी। तो कोई मामू से मिलने जा रहा है, कोई खाला से मिलने जा रहा है, कोई बहन से मिलने जा रहा है, सबके रिजेक्ट हो गए थे। अच्छा। गौरव ने उनसे कहा बहन इधर ही आके मिल लेगी, वहां जाने की जरूरत नहीं है। यानी मैं एक मशवरा लोगों को दे रहा हूँ जो USA जाना चाहता है ना, कोई रिलायबल कोई रीजन होनी चाहिए। ठीक है। आप वाकई में कोई काम है आपका, और आप ये गोरों के यहाँ वो 2 नंबर ही नहीं चलती है। इंटरव्यू में मैंने ये अंदाजा लगाया कि वो कहते हैं टू द पॉइंट जवाब दो जो पूछा जा रहा है, और रीजन आपके पास एक माकूल रीजन होनी चाहिए। खैर जब मैं गया तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि इंटरव्यू हो गया मेरा। मैं समझा भी कमरे में बिठाएंगे और कोई शख्स आएगा पूछेगा। तो मैं जब गया हूं तो उन्होंने मुझे कहीं से आवाज आई ना, गोरे की आवाज आई उर्दू में, तो इंग्लिश स्टाइल में उर्दू बोल रहा था तारिक मशहूर इस तरह करके। मैंने कहा ये आवाज कहाँ से आई है, तो माइक से आवाज आई थी इधर से। अच्छा, ओके। तो मैंने देखा माइक से आवाज आई तो पीछे गोरा बैठा हुआ है। तो मैंने कहा यस। कहता है क्यों जा रहे हो? मैंने कहा भाई बुलाया है, मैं खुद थोड़ी जा रहा हूँ, इसने बुलाया है। अच्छा। इसने बुलाया? मैंने कहा ICC ने बुलाया, इस्लामिक सेंटर ऑफ शिकागो, उन्होंने इनवाइट किया मुझे। अच्छा कौन से मुल्क गए हो? उर्दू ना इंग्लिश स्टाइल बोला था। तो मैंने कहा कि मैं अब जो मेरे मुंह में आते रहे ना मुल्क, मैंने कहा इटली गया हूँ, हांगकांग गया हूँ, नॉर्वे गया हूँ, उज़्बेकिस्तान गया हूँ, यानी बेरब से कंट्री जो आ रहे थे दिमाग में। हालांकि उज़्बेकिस्तान और नॉर्वे का आपस में क्या रिलेशन। तो 4-5 जब मैंने बताया, उसने कहा कितने दिन ठहरोगे? मैंने कहा जी 15-20 दिन ठहरेंगे। क्यों बुलाया है? मैंने कहा रमज़ान आने वाला है तो तबलीग करने के लिए, यानी इस्लाम, मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ तो मैं बयान करने के लिए, स्पीच के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, बस इतना सा पूछा उसने। और जब मुझे पर्चा पकड़ा दिया तो मैंने पूछा क्या है भाई? तो फिर अच्छा, फिर जब पलट के देखा तो पीछे लिखा था आपका वीज़ा हो गया है। अच्छा। तो बहुत ही, यानी मेरा ख्याल है चंद सेकंड भी नहीं लगे होंगे। अच्छा मैं गया पगड़ी पहन के ही था, कुछ लोगों ने कहा पगड़ी नहीं पहन के जाओ, आप प्रोफेशनल मौलवी लगे हो। और मैंने कहा भाई जो है वही है, तो फेक लगता है बंदा। हाँ, देना है दो, नहीं देना ना दो भाई। तो हम आ गए। अच्छा अब उसमें यह था कि वीज़ा तो मेरा आ गया थोड़े दिनों में। हमारे एक दोस्त हैं उसमें, उन्होंने भी बड़ी इसमें मेरे साथ ताउन किया कि यानी फॉर्म वगैरह फिल करने में, ये काम प्रोफेशनल लोगों का होता है, इनविटेशन फॉर्म को फिल करना। खैर हम जब गए हैं तो अब वीज़ा मिल गया मुझे। अब था ये कि रमज़ान में जाने का। ठीक है। तो ICC वालों से, अच्छा मेरा रमज़ान में कहीं जाने का दिल करता नहीं है, रमज़ान घर में ही। और मस्जिद की इंतज़ामिया ने कहा अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं। दोस्तों ने मशवरा दिया यार आपको अगर दीन की खिदमत करनी है तो रमज़ान में जाना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि रमज़ान में जो लोगों में जज्बात होते हैं, मेरे तरावी के बाद के बयानात बहुत ज़्यादा लोग शौक से सुनते हैं, तो ये वहीं से आप अपलोड करें, नेट पे भी वहीं से चलाएं। ठीक है। और वहीं पर आप ये पूरा महीना रमज़ान का ना, तरावी मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद पढ़ाता हूँ, बिल्कुल, तरावी आप पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद तरावी का खुलासा होगा, तो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ तो सुनते ही रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरी तबीयत पे बोझ बहुत था कि यार रमज़ान आदमी घर कैसे छोड़े उसमें। लेकिन मैं इस पे एग्री हो गया। लेकिन जो ICC वाले थे उन्होंने कहा हमारी पूरी टीम रमज़ान में उम्रे पे जा रही है। अच्छा। तो रमज़ान में हमारे लिए पॉसिबल है नहीं। ठीक है। ठीक है जी, हमने कहा सही है। फिर मैं तो इस पे खुश था कि अच्छा यार मेरा रमज़ान घर पे गुजरे। ईद के बाद अब ये था मेरे पास 20 दिन थे जामिया की छुट्टियों के। 20 दिन के बाद हमारी क्लासेस शुरू हो रही थी। बिल्कुल।
तो आईसीसी वालों से हमने रब्ता किया, मैंने कहा भाई मेरे पास 20 छुट्टियां हैं, उसके बाद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, सही, मैं नहीं निकल पाऊंगा। उन्होंने कहा हम मशवरा करें। वो मशवरा उनका बहुत हो गया डिले। जब मशवरा डिले हो गया तो अब असबाक शुरू होने में 1 हफ्ता बाकी था जहाँ जामिया में क्लासेस, और मुझे बुखारी भी दी गई, बुखारी की कुछ क्लासेस दी गई माशाल्लाह। मैंने कहा यार अब इन असबाक का नागा, मेरे लिए क्लासेस का नागा बहुत मुश्किल होगा। खैर हमने कहा अब देखेंगे, अगली छुट्टियों में चले जाएंगे, बकरीद की या उसके बाद। घूमते घूमते वो जो मेरे दूसरे दोस्त थे ना, उमैर शेखानी है, बड़ी अच्छी गपशप है मेरी उनसे। 4 बजे मैं उनके घर गया हूँ किसी काम से। अच्छा। तो 4 बजे मैं गया हूँ, उन्होंने बोला यार अमेरिका का जो है ना, हमें जल्दी एक चक्कर लगा के आ जाना चाहिए क्योंकि डिले बहुत हो रहा है, आपका वीज़ा लगा हुआ है, तो क्या जा रहा है अगर हम एक एंट्री मार के आ जाएं, सही, उससे कम से कम ये होता है कि नेक्स्ट टाइम जाने में आसानी होती है। ठीक है। तो मैंने कहा यार अभी तो फिर 1 हफ्ता रह गया क्लासेस शुरू होने में। तो उसने कहा देख ले, मशवरा कर ले। मैंने कहा मशवरा किया, फिर निकलते हैं। ठीक है। शाम 4 बजे उनसे वैसे ही बात, हमारा तो मीटिंग ही किसी और टॉपिक पे थी, ये अमेरिका का जिक्र तो वैसे ही आ गया। ये आप जब हमारी मुलाकात हुई थी उसी दिन के बाद है? उसी दिन जब मैं आपसे मिला ना, आपने कहा मीटिंग है, मैंने कहा मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ। आपने कहा यार अभी तो नहीं जा रहे थे। मैं थोड़ा सा नाज़रीन को बता दूं कि उस्ताद जी आए यहाँ और हम बैठे हुए थे, असर के बाद का वक्त, हजरत ने बुलाया था। तो आए तो ऐसे ही बातों बातों में उस्ताद जी ने कहा यार हो सकता है मैं आज शाम को निकल जाऊँ। तो हमने कहा किधर? कह अमेरिका। अब हमारे जहन में अमेरिका का वही तस्वर है जो पहले उस्ताद जी ने बताया कि वहाँ का वीज़ा, वहाँ की अरेंजमेंट्स, वहाँ का पूरा सिलसिला, वो कैसे, हम तो इधर से सोराब कोट यहाँ करीब है, यहाँ जाना होता है तो थोड़ा सा 1-2 दिन पहले की प्लानिंग कर रहे होते हैं। हमारे लिए इतना हंसे हम उस बात के ऊपर कि अमेरिका, और मतलब फिर घर फ़ोन किया उस्ताद जी ने कि भाई कपड़े वपड़े पैक करो बैग में, टिकट पता कर रहे थे उस वक्त। वो जो एक तस्वीर आप अगर देख भी रहे हो स्क्रीन पे, तो ये फ़ोन उधर ही ये हो रहा है कि टिकट आज का है। तो घर वालों ने कहा धुले हुए कपड़े नहीं है। उस्ताद जी ने कहा कपड़े बैग में डाल दो, मैं उधर ही धुलवा लूँगा जाके। तो फिर उस्ताद जी क्या हुआ, टिकट मिला नहीं उस दिन? बस वो 4 बजे हमारी गपशप हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार जाना चाहिए। मैंने कहा फिर निकलते हैं, आज ही निकलते हैं। अच्छा। तो आगे कोई राब्ता नहीं हुआ अभी? नहीं, आगे कोई राब्ता नहीं हुआ था। अब ना अमेरिका में जानने वाले तो बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग हैं जान, लेकिन बहरहाल हमने अंदर घुस जाएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। सही है ना? अच्छा, छुट्टी खत्म हो रही है तो उसको तो कैश कराए ना। ठीक है। मैंने कहा अंदर घुस जाएंगे, देखेंगे करना क्या है, फिर वो बाद में सोचेंगे हम। तो घर में फ़ोन किया, घर वाले भी गुस्सा हुए कि ये कौन सा तरीका है, मुंह उठाए अमेरिका जा रहे हैं, ये क्या तरीका है, कपड़े नहीं है। मैंने कहा मैले कपड़े डाल दो, वहीं जाके धुलवा लूंगा मैं। तो अमेरिका में सारे लोग मैले कपड़े थोड़ी पहनते हैं, वहाँ भी तो कोई धोने का सिस्टम तो होगा ना। तो बस वो थोड़ा सा नाराज़ी तो ही घर में। तो मैंने कहा बाकी कोई भी बात हो, ज़रूरी फ़ोन है हर वक्त रेडी। लेकिन वो टिकट मिला नहीं रात का हमें। अच्छा। टिकट हमें अगले दिन का मिला। ओके, सही। तो इस दौरान फिर पनामा से भी कॉल आ गई। उनको मैंने कई महीनों से डिले किया हुआ था, पनामा मुझे बयानात के लिए बुला रहे थे। मैंने कहा हम अमेरिका आ ही रहे हैं। जब मेरा ख्याल ये था कि पनामा अमेरिका ही की कोई स्टेट है। सही। पनामा लीक सुने हुए थे हमने कहा कोई, तो पता चला पनामा तो यहाँ से, जैसे यहाँ से लंदन है ऐसे अमेरिका से पनामा है, इतना दूर है। तो फिर वहां से पनामा का उन्होंने अरेंज किया बयानात का। तो हम 1 हफ्ते के लिए आए थे, लेकिन आईसीसी वालों ने फिर इस्तकबाल किया जब आप आ ही रहे हैं। जी जी बिल्कुल। फिर उन्होंने बड़ी अच्छी मुझे रिहाइश दी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, और वहाँ बड़ा अच्छे हुआ। तो ऐसा क्राउड, मैंने तो हैरान हो गया कि बगैर किसी अनाउंसमेंट के, जी जी बिल्कुल, बगैर किसी तैयारी के 12-12 घंटे पहले ऐलान होता था मस्जिद में बयान का। तो हम हैरान हो गए यार ये। तो फिर उन्होंने मुझे तबीयत से निचोड़ा। बिल्कुल ऐसे ही। अभी तो हम कोई घूम नहीं सके जी। अच्छा, जब आए ना तो पहले दिन वो डायरी लेके बैठे हुए थे, 2-2 बयानात ना, 3-3। मैंने कहा मैं नुचड़ जाऊंगा भाई, एक से ज्यादा ना रखें। तो खैर वो शिकागो में ही ज्यादा बयान हुए। फिर हमने उनसे कहा कि आपकी इनविटेशन पे तो अभी हम आए नहीं है ना, वो नेक्स्ट टाइम हम आएंगे। तो अभी असल में हमारा अमेरिका का दौरा रह गया है। ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर है, ये कंपनी की मशहूरी के। अच्छा सही है। अच्छा सर जी, जब आप यहाँ से गए थे तो आप सीधा शिकागो गए थे यहाँ से? जी, वहाँ की फ्लाइट थी। जी सही। आपके जाते ही मैंने तो, अच्छा इस गुफ्तगू के बाद जो हमारी हुई, तो मैंने उसके 1-2 दिन बाद आपका पहला व्लॉग देखा कि आप पहुँच भी गए अमेरिका। तो मुझे लगा कि उस्ताद जी तो सीरियस थे। बिल्कुल। तो वहाँ जाकर फिर जो आपने अपना लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ, तो पहले थोड़ा सा फर्स्ट इंप्रेशन अमेरिका पहुँचने के बाद जो आपको लगा क्या था? देखें, मैं ये बात करता हूँ, हमारे पास मजहबी लोग भी थोड़ा सा नाराज होते हैं कि यार अमेरिका की तारीफें कर रहे हैं। सही है। देखिए, एक तो अमेरिका की पॉलिसियाँ हैं, उनकी मैं तारीफें नहीं कर रहा। जो दुनिया में अमेरिका ने खासतौर पे जो लेटेस्ट गज़ा में जो कुछ चल रहा है, कोई भी जी होश आदमी उसमें
और ये भी मुझे वहां जाके पता चला, अमेरिकन अवाम का मसला नहीं है ये। जी बिल्कुल ऐसे। जाहिर है वहां ब्यूरोक्रेसी में यहूदी हैं, वहां अदलिया में यहूदी हैं। उन्होंने 1960 में कहा जाता है अमेरिका में यहूदी की कोई वैल्यू नहीं थी। उन लोगों ने मेहनत की, यहूदियों ने ब्यूरोक्रेसी में गए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, वो काम किया जो मुसलमान दुनिया में कहीं भी नहीं कर रहे। मुसलमान टोटली फोकस कर रहे हैं मस्जिद और मदरसे को, जो कि जरूरी है। मुझे वहां अमेरिका में वकील मिले, उन्होंने कहा मुसाब मैं सर जोड़ के बैठा हूं, किसी तरह मुसलमानों को यहां एजुकेशन में हम उन इदारों में लेकर आए एजुकेशन के जरिए जिन इदारों के हाथ में मुल्क की लगाम होती है। बिल्कुल। ये पॉलिसी मेकर से ताल्लुकात नहीं बनाते यहां मुसलमान। ऐसा कोई इवेंट हो उसको स्पॉन्सर नहीं करते, 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं मस्जिद बनेगी सब लोग आ जाएंगे लाइन लगा के, अच्छा काम है, मदरसा बनेगा सब आ जाएंगे। पॉलिसी मेकर्स के लिए हम कोई इवेंट रखते हैं कि पॉलिसी मेकर्स को बुला रहे हैं, मुसलमान उनसे मिलें, अपने दुख दर्द उनके साथ शेयर करें, ताकि यहां कल फ्यूचर में मुसलमानों के खिलाफ कानून साजी ना हो। वरना का मुसलमान बहुत तेजी से फैल रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है जी। इस्लाम सबसे बड़ा मजहब बनने वाला है अमेरिका में। यहां मुबल्लिगीन भी आ रहे हैं, मस्जिदें भी बन रही हैं, मदरसे भी बन रहे हैं, गोरे बहुत तेजी से कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन कल ये मेजॉरिटी में आने के बावजूद गुलाम होंगे और वो सलूक होगा इनके साथ जो इंडिया में हो रहा है मुसलमानों के साथ। ये कल सलूक होगा। अगर मुसलमान यहां इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में नहीं गए, हुकूमत में नहीं गए और आगे की नहीं सोची इन्होंने, ये आगे की सोचते ही नहीं, यानी वो पिन ही नहीं है मुसलमानों में ना, वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है जो हम यहाँ कहते हैं। हम अगर 50 साल पहले स्कूलों में मेहनत करते वो कला, और जैसे जामित रशीद का एक विजन है, वो जामित रशीद के विजन से बहुत मुत्तफिक थे कि भाई हमें उसी तर्ज पे काम करना है जो यहाँ जामित रशीद देखा नहीं था उन्होंने। जी जी। लेकिन मैंने उनको दावत दी है कि आप आए कभी। तो यानी इस नहज पे काम करने की जरूरत है। अब वहां यहूदियों ने किया है तो मिनॉरिटी में होके भी अपना मजहब उन्होंने बचाया। यहूदी बहुत मजहबी नजर आए हमें वहां पे। एक मखसूस ड्रेस होता है, बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती हैं, हैट होती है उनकी, कल्चर है उनका। एक बच्चे पैदा होते हैं उनके ज्यादा, गोरों के एक आध बच्चा, उनको हमें लगा दिया फैमिली प्लानिंग पे। जर्मनी में भी यहूदियों के बच्चे पैदा हो रहे हैं, दबा के पैदा होते हैं, फुल स्पीड से होते हैं। अमेरिका में भी हो रहे हैं। फैमिली सिस्टम यहूदियों का ही मिलेगा आपको, गोरों का तो तबाह हो गया। अब वो हमारा तबाह कर रहे हैं, 2-2 बच्चे पैदा करो, एक शादी देर से करो। जो आप ये जो बेहूदगी आप मीडिया पे देख रहे हैं सुबह शाम, नसबंदी और औरत बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, सब बकवासात जो है ना, इसके पीछे यहूदी है जिसने हमें ये मंजन लगा दिया, तो ताकि नस्लें तबाह हो हमारी। तो अब नतीजा क्या निकला है कि सारा कंट्रोल जाहिर है उनके हाथ में है। तो पॉलिसियां तो वो बना रहे हैं। वहाँ जितने बड़े बड़े इज्तिमा गज़ा के हक़ में हो रहे हैं, फ़िलिस्तीनियों के हक़ में हो रहे हैं, शायद मेरा ख्याल है पाकिस्तान में नहीं हो रहे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऐसे पुरजोर एहतजाज हो रहे हैं ना कि लाठी चार्ज और जेल। बिल्कुल ऐसे वकीलों से मैं मिला हूँ, वो कह रहे हैं हमारा काम क्या है, जो जेल में जा रहे हैं ना अमेरिकन, जो फ़िलिस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे करके उनको जेलों से निकलवाना। तो वकला की एक टीम है जिनका काम ही यही है। तो इतना कुछ हो रहा है, तो हमें उनकी पॉलिसियों पे मैं कभी नहीं बात कर रहा कि भाई मुझे उनकी पॉलिसियों से इत्तेफाक है, लेकिन एज ए कंट्री, एक ऐसा कंट्री है, आप जब जाते हैं तो आपकी आंखें खुल जाती हैं कि यार एक यानी एक महज़ब कंट्री जिसे कहा जाए, और जो उन्होंने डेवलपमेंट की है, जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, जो गवर्नमेंट ने दिया है उनको। से जो सोचने की बात है ना, आवाम भेड़ बकरियों की तरह होती है। जब तक गवर्नमेंट इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती, हम अपनी कौम को बुरा भला कहते हैं, कौम को बिल्कुल नहीं बुरा भला कहना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, अगर वो हुक्मरान हमें 1 हफ्ते के लिए मिल जाए, हम गोरों से अच्छे हो जाएंगे। और हमारे वाले आप उनको 1 हफ्ते के लिए दे दो, उनका हमसे खुदा की कसम ज्यादा बेड़ा गर्क होगा। जो हमारा हालात चल रहे हैं ना इस वक्त, अमन की बदअमनी और जो सफाई सुथराई का हाल है, जो इकोनॉमिकली हम जिस तरह बर्बाद हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स मुखलिस नहीं है। 2-4 होते हैं, लेकिन जाहिर है वो इतनी मेजॉरिटी में वो क्या कर पाएंगे। रमजान में इसी वाले से आपने क्लिप भी आपका बड़ा वायरल हुआ कि 27वें शब को बद्दुआएं दूंगा मैं। कत्लो गारत हो रही थी ना कराची में, आप देखें ना, और अभी भी स्टिल मेरा वो क्लिप भी आधा चलाया लोगों ने कि सिंध हुकूमत के खिलाफ बद्दुआ को, पूरी बात नहीं चलाई है। किस बेस पे बद्दुआ? हम किसी और चीज पे नहीं, हम कह रहे हैं कत्ल तो रोको यार। बिल्कुल। हर दूसरे दिन कोई जवान मौत और कोई जवान औरत बेवा हो रही है, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो रहे हैं, तो हद होती है ना किसी चीज की। और जिस दिन 27वीं रात थी ना, जो बद्दुआ तो हमने की नहीं है, लेकिन 27वीं रात जो इबादत की रात है, उसी दिन हमारे एक दोस्त का फोन आया, मुझे 3 गोलियां मार दी। मेरी 27वीं रात हॉस्पिटल में गुजरी है, यानी इस बयान के बाद की बात कर रहा हूं। और जिस बंदे को 3 गोलियां मारी हैं डाकुओं ने, तो ये हालात हैं यार।
तो अब कैसे, यानी जाहिर है फिर जब आदमी कंपेयर करता है जी, एक तरफ, जब जाके देखता है यार ये इन्होंने किया है अपनी कौम को, ऐसे इन्होंने ऑर्गेनाइज एक कौम बना दिया, और हम क्या क्या भेड़ बकरियों सही जैसी बात। हमारी जिंदगी गुजर रही है, तो फिर अफसोस तो होगा ना। बिल्कुल। अच्छा, शुरू में जब एक तासुर ये है, और इसकी काफ़ी सारे वाक़यात भी हैं कि हमारे बाज़ बड़े सियासी रहनुमा, हमारे हुक्मरान भी रह चुके लोग, वो जब अमेरिका गए तो एयरपोर्ट पे उनका जामा तलाशी, लिबास उतरवा देते हैं। इसी तरह से इंडिया के एक मशहूर अदाकार हैं शाहरुख खान, उसकी एक फ़िल्म भी उसने इसके ऊपर बनाई कि वो आज तक अमेरिका उसके बाद नहीं गया, कि एयरपोर्ट पे उन्होंने उसकी तलाशी के दौरान उसको जो है ना पैंट उतरवा रहे हैं, शर्ट उतरवा रहे हैं ये। तो आप जब वहाँ पहुँचे तो आपके साथ कोई रवैया ऐसा आपको लगा कि कोई इम्तियाजी सलूक हो रहा है? देखिए, मुझे भी ये बताया गया था कि बहुत ज़्यादा ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। सही। पैंटें भी उतरवाई जाती हैं और तो मुझे भी ये कहा गया था कि, लेकिन जो आईसीसी है ना, इस्लामिक सेंटर ऑफ शिकागो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इदारा है। इसका असल में इनविटेशन से भी ताल्लुक है कि आपको इनवाइट कौन कर रहा है। तो इनके वीज़े के बारे में मशहूर है कि इनकी इनविटेशन रिजेक्ट नहीं होती, सही। क्योंकि इन्होंने वहाँ के एसओपीज़ को, वहाँ के लॉस को फॉलो किया है। कुछ ट्रस्ट ऐसे होते हैं जो हुल्लड़बाजियों में चल रहे होते हैं, तो उनका रेपुटेशन इतनी ख़राब होती है कि अगर वो आपको इनवाइट करें तो आप हमेशा के लिए बैन में हैं ठीक है, और आपकी पैंट क्या, आपकी चड्डी भी उतार दें वो तो मैं जब गया हूँ तो मुझसे कुछ भी नहीं, 2-4 जो सवालात थे वो पूछे। अब इत्तेफाक भी हो सकता है, ये सही, जाहिर है हर एक को तो नहीं वो, और जब मेरा हुलिया यही था, मेरे साथ साथी थे मेरे, तो मुझसे जो इमिग्रेशन में भी चंद एक सवाल पूछे उन्होंने, और वही सवाल पूछा, आप क्यों आए हैं? मैंने कहा आईसीसी की तरफ से आया हूँ। उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कोई सबूत है आपके पास? मैंने लेटर दिखाया उनके, ये लेटर है। अच्छा, तो कितने दिन ठहरेंगे? मैंने कहा हम इतने दिन ठहरेंगे। क्या सबूत है? हमने कहा ये टिकट है जी, ये सबूत है। अच्छा, तो बैग में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है खाने पीने की? हाँ। उन्होंने कहा बैग में अल्कोहल तो नहीं है? अब वो मेरे साथ जो थे ना, वो हा 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 करके हंस रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कह रहे यार हम मौलवी अल्कोहल लेके मैंने कहा इसका मीटर घूम गया ना ये मशहूर है कि पैंट उतार देता है ये तो ये हंसने का टाइम नहीं है, सीरियस हो गए, जो पूछ रहा है उसका जवाब दो। मुझे उनकी हंसी पे वो हंसी आई कि यार तुम, यानी उनको ये हुआ कि यार हम मौलवियों से सवाल पूछ रहा है, तुम छोड़ो इसको मौलवियों से। वो तो खैर मौलवी भी नहीं हो, तो पैंट ही पहनी हुई थी उन्होंने, वो तो मेरे दोस्त है, दाढ़ी है उनकी, लेकिन ये कि मौलवी तो नहीं है। तो मैंने कहा नो, तो ऐसे कोई चीज़ नहीं है। तो शुक्र है उन्होंने उसकी हंसी को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, या वो समझा होगा इनकी समझ में सवाल नहीं आया, वरना ये थोड़ी सी गैर मुहज़्ज़ब हरकत होती है। तो खैर हम निकल गए आगे। मैंने कहा भाई ये तो बस ये 3 सवाल पूछे, छोड़ दिया हमें। अच्छा, ये जबरदस्त। अच्छा, ये बड़ा मजा आया हमें जब दुनिया में जहां भी जाएं अपने पाकिस्तानी इंडियन मिल जाते हैं। अमेरिका एयरपोर्ट पे वहां के अमले में हमें मिल गए माशाल्लाह, इंडियन भी पाकिस्तानी भी, वही उनकी यूनिफॉर्म पहने हुए जो वहां के अमले के लोग। उन्होंने इतना प्रोटोकॉल दिया माशाल्लाह, अरे मुफ्ती साहब जबरदस्त, वहीं के थे अमले के लोग। हाय बैग कहाँ है आपका? वो सारा उन्होंने हमारी मदद की उसमें। और फिर एक खातून मिली, वो वर्दी में ही थी, वहाँ सिक्योरिटी में थी, वो कोई इंडियन खातून थी। मुफ्ती साहब मैं आपके बहुत बयान सुनती हूँ, वहीं के, यानी जो सरकारी अमला है जी जी जी, यूएसए का। बिल्कुल। मैंने कहा आबादी ज्यादा होने का ये फायदा होता है, हर जगह अपने लोग होते हैं वो तो हमने तो उन्होंने कहा आपका कल बयान है, अनाउंसमेंट हो गई है, मैं आ रही हूँ कल आपके बयान में। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। फिर वो जब वापसी पे फिर वो एक गिफ्ट लेकर आई चॉकलेट का, और जो है ना बच्चों के लिए। मैंने कहा यार पाकिस्तानियों की, और देखो खास तौर पर ये इंडियन पाकिस्तानी हर जगह हैं, 2 इंडियन थी, तो वो गिफ्ट लेकर आई। तो वहां इतने हमें प्रोटोकॉल मिल गया एयरपोर्ट पे, अपने जानने वाले इतने निकल आए, तो बड़े आराम से सारा माशाल्लाह, वापसी पे भी और जाते हुए भी। जबरदस्त। ये उम्मीद होता नहीं है, क्योंकि अभी नहीं, मशहूर लोग जितने भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना तारिक अमील साहब हैं, या हमारे जितने भी मशाइख जो थोड़ा सा मशहूर हैं, जिनको पब्लिक जानती है, हत्ता कि जो हमारे जो एक्टर्स वगैरह हैं ना जो मशहूर हैं, उनको भी ऐसा प्रोटोकॉल। मैं आपको बता चुका हूँ ना जिस एक्टर का, वो कितना मशहूर आदमी है, उसके साथ ये हुआ है। और मतलब हाँ, ये हुआ है, हुआ और तो होता तो है जी, ये हुआ है। मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मैं 2 दफा गया हूँ ना अमेरिका, वहां से फिर मैं पनामा गया हूँ, तो दोबारा इमिग्रेशन हुई है। हमारे एक साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के रहे, उनके साथ हुआ है। उनकी तो वीडियो भी वायरल हुई कि वो पतलून उतर रही है, और होता है। मैं जब वहां से पनामा गया ना, तो दोबारा 1 हफ्ते बाद आया हूँ, तो फिर दोबारा इमिग्रेशन ही के अमल से गुजरना पड़ा है। उसमें फिर उन्होंने ये किया था, मुझे अलग खड़ा किया, और जो दोस्त थे उनको अलग, मुझसे अलग पूछे, फिर उनसे अलग सवाल पूछे। ठीक ठीक।
तो उसमें ये खतरा था कि मैं कुछ और जवाब दूं, वो कुछ और दें, तो ऐसा ना हो कि गलत हो जाए। उसमें एक सवाल में मुझे खतरा था, उन्होंने कहा पनामा क्यों गए हो? मैंने कहा प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। तो वहां मुझे, तो ये हमारा पहले से था नहीं। तो मैं जब गया हूं मुझे डर था कि ये इनसे भी ये सवाल पूछा तो ये ना कहते हैं दोस्तों से मिलने गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये तो इन्होंने लेकिन वो उससे पूछा ही नहीं। ये कितना खूबसूरत एहसास है कि आप उनको यानी ये बता रहे हैं एलानिया सामने वाज़े सच कि इस्लाम की तबलीग के लिए जा रहे हैं, और वो गैर मुस्लिम है और वो उसका एहतराम कर रहा है इस बात का, यानी ये उसके लिए कोई इलीगल या खतरे की बात नहीं है। देखें उस सोसाइटी का एक पॉजिटिव पहलू है जो मैं समझता हूं, जिसका इकरार ना करना ये जुल्म होगा, ये ज्यादती होगी। जो मजहबी आज़ादी उन लोगों ने दी है, नाम के सेकुलर नहीं है इंडिया की तरह। इंडिया नाम का सेकुलर कंट्री है लेकिन हकीकत में नहीं है। वो जब सेकुलर हैं तो सेकुलर है। अच्छा, हमारे कुछ मजहबी लोगों को वहाँ गिरफ्तार भी किया गया, उनको डिपोर्ट भी किया गया बयानात करने पर। जब मैंने उनकी इंक्वायरी की तो पता चला वो इस वीज़े पे आए नहीं थे। ओके। वो आए थे एक विजिट वीज़े पे, जो एक सिंपल एक वीज़ा होता है। तो उन्होंने फिर वहाँ बयानात करना शुरू कर दिए, और बयानात में भी कुछ उनकी पॉलिसियों की मुखालफत की उन्होंने। जाहिर है कुछ हिदायत है ना कि आपने इससे, वो दुनिया के हर कंट्री में होती है, आपने इससे हुदूद से आगे नहीं बढ़ना। मिसाल के तौर में मैंने वहाँ 4 शादियों की तरगीब नहीं दी किसी को। लोग मुझसे पूछते थे, मैं कहता भाई इलीगल है, मैं यहाँ तरगीब दूंगा तो बस ये आखिरी तरगीब ही होगी मेरी। तो आपने ये मेरे यूट्यूब पे बयानात भरे हुए हैं, तो फिलहाल दूसरी जिसने करनी है अपनी जिम्मेदारी पे करे। मैं वापस जाके जब मैं आया हूं ना जुम्मे पे, मैंने कहा ऐसी की तैसी अपने अंडा मोड़ पे बैठा, पाकिस्तान जिंदाबाद, 4 शादियां करो, शाबाश। मेरा जुम्मे का बयान अभी अपलोड होगा। मैंने कहा यहाँ यार हमारा मंबर, हमारा मुल्क, अंडा मोड़ जिंदाबाद, ये ऐसे मैंने बयान किया। मैंने कहा करो। मैंने कहा मैं 2 हफ्ते से ये बोल नहीं सका हूँ कि 4 शादियां करो, तो भरा हुआ हूँ मैं। अब आके मैंने बयान ही यहाँ से शुरू किया। तो भाई ठीक है, जो आप उनके मुल्क में गए हो तो कुछ उनके कानून को फॉलो करना पड़ेगा ना आपको। तो और ये शरीयत जब आपको बाकी चीजों की वो परमिशन दे रहे हैं, जी बिल्कुल, तो ठीक है यार। अब नहीं तो शरीयत और अखलाक का तकाज़ा भी तो यही है ना। बिल्कुल। तो अब कुछ मजहबी स्कॉलर्स को निकाला गया है, उनमें ये भी कंप्लेंट सामने आई कि उन्होंने, लेकिन बहरहाल मैं नहीं समझता, हो सकता है उन मजहबी स्कॉलर को निकाला गया हो बगैर किसी वजह के। सही बात। और ऐन मुमकिन है अगले दौर में मुझे भी निकाल दें, तो ये भी मुमकिन है। तो इसमें कोई यकीनी राय में 1-2 सफ़र पे आप 100% यकीनी राय कायम नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल एक पॉजिटिव पहलू ये है कि जो नज़र आया वो इस्लाम की आज़ादी है। मदारिस बहुत अच्छे मदारिस हैं, मस्जिदें आबाद हैं। अमेरिका की मस्जिदें, यूरोप में हमने ऐसी मस्जिदें नहीं देखी। बिल्कुल, वो तो हमें दुल्ली बड़ी बड़ी मस्जिदें, और माशाल्लाह क्राउड है, मजहबी आज़ादी है, इस्लामिक स्कूल है। मैं बता के गया हूँ मैं इस्लाम की तबलीग करने आया हूँ। पनामा क्यों गए? इस्लाम की तबलीग करने गया। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात नजर आई है अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक। आइंदा क्या होता है ये अगले बुलेटिन में मिलती है। नजीम साहब, थोड़ा सा ये बताइए कि अब आप पहुँच गए अमेरिका, और उसके बाद आपको, चूँकि आप तो वैसे ही चक्कर लगाने के लिए गए थे ना, जिस तरह आपने बताया कि एक दफ़ा हम एंट्री डाल के आ जाते हैं, फिर जाएंगे तफसील से। उधर से जो इदारा जिसने इन्विटेशन दिया था उसकी भी कोई प्रॉपर सच तैयारियाँ नहीं थी। तो क्या आप तवक्को कर रहे थे कि इतना ह्यूज क्राउड, इतना लोग आ जाएंगे? तवक्को थी ऐसी? नहीं, मुझे तवक्को इसलिए नहीं थी कि गैर मुस्लिम कंट्री है, उसमें ज़ाहिर है मुसलमान मिनॉरिटी में, और बाकायदा प्रोग्राम भी नहीं था। तो ICC का जो असल प्लान है वो तो अब बाद में डिले हो गया। सही है। वो दौरा भी बाकी है मेरा इंशाल्लाह। अच्छा। उसमें तो कोशिश करेंगे हम पूरे USA में। ठीक है। बयानात का सिलसिला वो भी तो सारे शिकागो में ही उन्होंने निचोड़ा है मुझे। ठीक है, तो तवक्को नहीं थी, और मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है कि मेरी दावत पे या मेरे बयान के नाम पे इतने लोग जमा हो गए। इस खुशफहमी में मैं नहीं हूँ। वहाँ के लोगों का मजहबी रुझान ये काबिल तारीफ़ है। असल तो ये है कि कोई भी होता, वो कहते हैं 20 साल से कोई स्कॉलर आए ही नहीं है ना, कोई मशहूर स्कॉलर आए हैं। बिनोरी टाउन के 2-3 उलमा गए हैं, वहाँ भी माशाल्लाह काफ़ी क्राउड था उनके बयान में भी। लेकिन चूँकि वो ज़्यादा मीडिया पे नहीं है तो इसलिए शायद उनका लोगों को पता नहीं चला होगा। और ज़ाहिर है सोशल मीडिया आपको ज़्यादा मशहूर कर देता है। बिल्कुल। उलमा तो हमसे ज़्यादा बिनोरी टाउन में, दारुल कुरंगी में, जामिया में हमसे बड़े बड़े हजरात, हमें तो अपनी हैसियत पता है, उनके सामने क्या है हमारी हैसियत। वो बड़े बड़े हजरात हैं, लेकिन एक सोशल मीडिया की एक अलग दुनिया है। तो मीडिया का इस्तेमाल की ज़रूरत पे भी अब उलमा को गौर कर लेना चाहिए, मेरा ख्याल है कि आप पीछे रह जाएंगे भाई दुनिया से। हम जैसे नालायक लोग दुनिया में फेमस हो गए, तो जो काबिल लोग हैं, जिनको अल्लाह इल्म भी हमसे ज़्यादा दिया, तक़वा भी दिया, वो अगर मीडिया पे आते तो क्या कुछ हो चुका होता अब तक।
मीडिया एक पावरफुल चीज़ है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मीडिया का मतलब ही मीडिया है ना, मीडियम है ये, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जरिया है, जरिया रास्ता है। तो पहले ज़माने में घोड़े गधे जरिए हुआ करते थे, अब दुनिया चेंज हो चुकी है। अब आप जहाज़ों में सफ़र करते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आप अपनी बात सेकंडों में कहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो अमेरिका की आवाम में, मुसलमानों में मैंने मजहबी रुझान बहुत ज़्यादा देखा, गैर मुतवक्के, और जो मोहब्बत 2-2 घंटे पहले से लोग आके बैठे हुए होते थे बयान के लिए, ऐसे जैसे प्यासे हों। तो मैं समझता हूँ हमारी ही नालायकी है, लोगों में दीन में जज्बा बहुत है। एक ऐसा मुल्क जो एक मादा परस्ती में मशहूर है, जहाँ नाइट क्लब खुले आम है, जहाँ नीम बरहाना लिबास एक खुले आम चल रहा है, वहाँ जाके मजहब से मोहब्बत बरकरार रहना, और जहाँ लोग जाते पैसा कमाने के लिए, वहाँ इतना जोश लोगों में। तो अभी वो इम्तियाज़ चांडी एक हैं, ब्लॉगर हैं, अमेरिका में ही रहते हैं, यहाँ सिंध के हैं वो तो वैसे कोई उनका मजहबी इस तरह से जैसे होता है ना, हर किसी की मजहबी ताल्लुक, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हम उनके वैसे ही व्लॉग वगैरह देखते रहते थे। तो वो उन्होंने एक व्लॉग बनाया आपके बयान के हवाले से। मैं वाक़ईतन उस दिन बड़ा हैरान हुआ। वो कहीं आपका बयान सुनने जा रहे थे और इतनी तवील कतार गाड़ियों की, और फिर मस्जिद, फिर सिक्योरिटी। तो माशाल्लाह ये सिक्योरिटी आपकी फिर कैसे वहाँ पे मैनेज होती थी इतने मजमे में? हुकूमती सतह पे थी, प्राइवेट थी, क्या था? देखें, सिक्योरिटी का तो मुझे तो पता ही नहीं चला। जब मैं उतरता तो 4-4 पुलिस की वर्दी में लोग मेरे आगे पीछे। मुझे तो बयान में फिर मैंने कमेंट्स देख के पता चला कि 2 घंटे के बयान में बंदा 2 घंटे से खड़ा हुआ है जी। एक ने कमेंट्स में लिखा, इस पे तो तरस खा लो मुफ्ती साहब। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। उस वक्त तो हमें पता ही नहीं था, 2 घंटे से खड़ा हुआ है। मैंने सोचा यार उसका नंबर निकाल के उससे सॉरी करूं, लेकिन खैर बड़े हैंडसम, स्मार्ट और बड़े माशाल्लाह बहुत यानी बासलाहियत लोग थे। और अक्सर बयानात में एक ही जैसे मुझे सिक्योरिटी गार्ड नजर आए। सही। वहाँ क्यों ज़रूरत थी? देखें, अमेरिका में बहुत सारी खूबियाँ हैं लेकिन कुछ खामियाँ भी हैं जी। अमन का इतना ज़्यादा नहीं है वहाँ जैसे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में। थोड़ी बहुत बदमाशियाँ वहाँ पे चलती हैं। हम जब आए हैं, बयान जहाँ था हमारा, 2 दिन के बाद उसके करीब एक जनरल स्टोर पे डकैती हुई है। लेकिन गवर्नमेंट ये करती है, गवर्नमेंट कहती है अगर हम आपको सिक्योर नहीं कर सके तो फिर हम आपको लाइसेंस रखने की परमिशन देते हैं। ओके। तो ये उनका एक अच्छा इक़दाम है। भाई गवर्नमेंट आपको सिक्योर नहीं कर पा रही है तो फिर आप असलहा रखें, आप अपना डिफेंस खुद करें। तो वहाँ लोगों के पास असलहा बहुत है, लाइसेंस वाला असलहा होता है, बहुत है। तो जाहिर एक तो क्राउड को कंट्रोल करना, फिर जहाँ भी आप होते हैं, आपके जहाँ दोस्त होते हैं दुश्मन भी होते हैं। ऐसे ये दुनिया में कोई मेरा ख्याल ऐसा आदमी नहीं है जिसके दोस्त ही दोस्तों दुश्मन ना हो। ऐसे तो दुश्मन भी होते हैं। तो इस बात का ख़तरा हर जगह मौजूद रहता है। जहाँ इतना क्राउड होगा, कोई नेगेटिविटी ना फैलाए, कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करे। तो जहाँ जिस मस्जिद में बयान था, अक्सर वही मस्जिदों के लोग ही सिक्योरिटी अरेंज करते थे। सही है। इस सिक्योरिटी का मकसद कोई बम से बचना नहीं है, यानी ज्यादातर क्राउड कंट्रोल करना भी तो यानी क्राउड इतना था कि मुझे ये था कि मैं पिचक के मर जाऊंगा। लोगों की तो मोहब्बत थी, लेकिन वो अंधी के बच्चा हुआ, चूम चूम के ही मार दिया। तो हम तो इस काबिल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने आप को, अपनी औकात हमें पता है क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पे कहा है कि अपनी औकात हमें मालूम है। तो लेकिन ये कि लोगों में एक मजहब का मोहब्बत है, इस्लाम से मोहब्बत उस निस्बत से लोग फिर ज़ाहिर। अच्छा, आप जब गए तो मुझे ये मेरी पर्सनल फीलिंग है कि जो आपको वीज़ा जो अलाउ करने वाले थे या उस पर स्टैंप लगाने वाले थे या आगे, उनको शायद उनको भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना ह्यूज क्राउड। मेरा ख्याल है उनको अंदाज़ा नहीं था। अच्छा, वापसी पे जब आप एग्जिट कर रहे थे तो कोई कमेंट आपने सुने लोगों से, या उस वक्त जब आपके ऊपर इतना क्राउड आ रहा था तो कोई मकामी ऑफिशियल्स की, किसी मकामी इंतजामिया से कोई बात हुई? पनामा में जब हम वापस आ रहे थे ना, तो हमारे लोग रो रहे थे आंखों से। इतना उनके साथ हमारी अटैचमेंट हो गई थी कि वो रो रहे थे और हमें भी रोना आ रहा था। कोशिश कर रहे थे कि ना रोएं किसी तरीके से। तो वो तो बहुत ही चंद दिन जो 1 हफ्ता पनामा वालों के साथ गुजारे, बहुत ही मज़ा आया। अमेरिका में भी अच्छे लोग थे, अफरा तफरी बहुत थी अमेरिका में। तो इतने इमोशनल ताल्लुकात पैदा नहीं हुए कि रोना धोना हो जाए। ठीक है, हंसते हुए एक दूसरे को रुखसत किया है, क्योंकि अफरा तफरी बहुत थी। वो तो पनामा में तमीज़ से गए हैं ना, हर जगह बयान हुए तमीज़ से। वो अमेरिका में तो एक दौड़ लगी हुई थी, हमारी मस्जिद में बयान होगा, हमारी मस्जिद में, अबे तू क्या कर रहा है, अबे ये, अबे उधर किधर लेके जा रहा है, मेरे यहाँ दावत है। वो बहुत कराची के इतने माशाल्लाह बफर जोन के लड़के मिले हमें। तो अपनी गैदरिंग भी हुई वहाँ पे। लाहौर के लोग, लड़के बहुत हैं, बहुत दुनिया पहुंची हुई है भाई। आधा पाकिस्तान तो उधर पहुंचा हुआ है, हमें तो लगता है। इंडियन पाकिस्तानी बहुत हैं। तो अफरा तफरी में ज़्यादा हुआ है हिसाब किताब। सही। 1 हफ्ता था तो 11 व्लॉग आपके तकरीबन मैंने देखे जो इस सफ़र के थे, तकरीबन जो अभी तक अपलोड हुए हैं। आई डोंट नो आगे क्या होगा। बयानात अमेरिका में टोटल कुछ याद है कितने बयानात रहे?
14 बयानात शायद हुए, 13 या 14, जिनमें रिकॉर्ड 10 हुए हैं। अच्छा, सही है। वो भी बाकायदा प्रोफेशनल स्टाइल में रिकॉर्ड नहीं हुए। जी जी जी। मैं नहीं, मेरी मोबाइल था, उमेर साहब थे, और वो एक यहीं से हम एक डंडा से ले गए थे, स्टैंड ले गए थे नाजुक सा, वो 2-3 दफा तो गिरा है। अच्छा, किसी का हाथ लगा तो वो पूरा गिर गया, फिर सीधा किया। तो कोई हमने बयानात की रिकॉर्डिंग प्रोफेशनल स्टाइल में नहीं की है, ना कोई बंदा मिल रहा था हमें। तो आईसीसी वालों ने कहा है कि नेक्स्ट टाइम जब आपका टूर होगा तो हम उसकी रिकॉर्डिंग का खुद इंतजाम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही देसी स्टाइल में होता रहा। लेकिन खैर, दीन की खिदमत, बयान तो चला गया ना लोगों के। बिल्कुल, माशाल्लाह। तो नहीं, तो व्लॉग जो होता है उसमें बेसिकली हम एक कल्चर को यानी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि किसी सोसाइटी में हम गए, वहाँ हमने क्या देखा। तो आप थोड़ा सा अमेरिका के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि कल्चरली यानी वहाँ के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट। देखिए, वहाँ का पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वहाँ का नेगेटिव भी इतना खतरनाक है कि आदमी कानों को हाथ रखे। एग्जाम्पल कोई? घर के का बाहर जितना खूबसूरत है ना अमेरिका बाहर से, घरों के अंदर उतनी ही भयानक जिंदगी। यूं समझो कि जिंदगी है ही नहीं। वजह उसकी मुसलमानों का तो है हिसाब किताब। अच्छा भाई, आपने इतने खूबसूरत रेजिडेंशियल एरियाज हैं, फायदा क्या जब उन घरों में बंदा ही नहीं है। ये ऐसे ही हो गया कि आपने अपनी शादी के लिए, तकरीब के लिए बेहतरीन हॉल लिया, उसमें टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए बंदा बिठाया, खाने के लिए आपने जो कुक है वो बहुत बेहतरीन लेकर आए, और सब कुछ आपने गुलशन सजा दिया। बारातियों में बंदा ही नहीं है, 4 आदमी आए हुए हैं, वो भी 2 बुड्ढे 2 बुढ़ियाँ। दूल्हा नहीं है, दूल्हा दुल्हन है, वो तो जा रहे हैं, इनकी शादी है, वो तो आ रहे हैं, पब्लिक ही नहीं है। तो आदमी कहते हैं यार, इससे बेहतर तो हमारा अंडा मोड़ था। ठीक है भाई, उनका फैमिली, मैं यही तो चीख रहा हूं लोगों को, सब कुछ हो के भी कुछ नहीं है। घर के अंदर के हाल यार, सुकून जैसा भी हो घर में मिलता है ना। मैंने कुछ घर भी देखे, मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकता था वहां पे घरों की, जाहिर है किसी भी कंट्री का आप नेगेटिव पहलू दिखाएंगे, वो कहेगा यार हमने तुम्हें वीजा दिया, तुम हमारे ही बाप बन के हमें समझा रहे हो। सही है ना। लेकिन ये एक पहलू उनकी पॉजिटिविटी का भी है, दूसरा नेगेटिविटी का भी है, और उसमें शायद उनका कसूर नहीं है। जब मजहब छोड़ेंगे तो यही होगा, क्योंकि मजहब मोटिवेट करता है, जल्द शादी, जिना से बचाता है, शराब से बचाता है, ज्यादा नस्ल बढ़ाने की तरगीब देता है, अल्लाह पे तवक्कुल की तरगीब देता है। उनके पास मजहब नहीं है। उन्हें कौन समझाए कि यार बच्चे पैदा करो, खुदा खुश होगा, ये तुम्हारी औलाद नहीं है, तो ये अल्लाह की मखलूक है, इसको खिलाओगे अल्लाह खुश होगा। ये ज़मीन अल्लाह ने इंसानों के लिए पैदा की है, तो तवक्कुल करो, अल्लाह पे एतमाद करो, जिना से बचो, निकाह करो, जिना बुरी चीज़ है, निकाह अच्छी चीज़ है। जब कोई समझाने वाला नहीं है तो नतीजा क्या निकला है भाई? घरों के अंदर जाओ, कोई बंदा ही नहीं है। इतने लग्जरी होम का फायदा क्या? मैं गया हूं, एक बेचारी बुढ़िया सी बैठी हुई होगी किसी घर में, अकेली दीवारों को तक रही है, कभी फिल्म देख रही है, कभी कोई व्लॉग देख रही होगी, कोई डॉक्यूमेंट्री देख रही होगी। अखलाक बहुत अच्छे हैं, थैंक यू, हाँ हाय हो, इस तरह वो चलता है उनके यहाँ। और कहीं जाओ, कोई बेचारा बूढ़ा बैठा हुआ होगा, बहुत ही कम के दोनों बैठे हुए होंगे। घर ने हमारे घरों में यार, उससे तो मैं जब घर में आया हूं अपने, मेरे बच्चों ने ऐसे लाइन लगा के भागे, अब्बू क्या लेकर आए, ठीक है ना। बेटे बेटियां, बहुएं, दामाद, पोते पोतियां, नवासे नवासियां, हमारी एक जिंदगी है जी, जिसमें हमें खुशियां मिलती हैं। वो इस जिंदगी से महरूम है। आपस का रिलेशन जो उनमें है, खुदा से भी रिलेशन नहीं है, आपस के रिलेशन भी खत्म। जब रिलेशन से तो इंसान खुश होता है। हम गमज़दा होते हैं, रब को पुकारते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तन्हाई में उठ के अल्लाह को 2 आंसू बहा के तसल्ली हो जाती है। तो जितना भी मायूसी हो यार, अल्लाह तो है ना। नमाज पढ़ लेंगे, रोज़ा रख लेंगे, हज पे जाएंगे, थोड़े वहाँ जाके इमोशनल हो जाते हैं। कोई तो है जिसको अपना इंसान दुखड़ा सुना दे। और घर में भी हमें मोहब्बत देने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। हमारे झगड़े भी चलते हैं, झगड़े भी तो मोहब्बत ही की वजह से होते हैं ना, रिलेशन है। उनके रिलेशन ख़त्म है। स्टेट और पब्लिक का रिलेशन है बस, इसके अलावा तीसरा कोई। और स्टेट और पब्लिक का रिलेशन एक मसनूई होता है, वो एक फर्जी रिलेशन होता है। तो ये जो ब्लड रिलेशन है ये खत्म। तभी मैंने वहां ज्यादा रिलेशन ही पे जोर दिया है। तो आज हमारी मुस्लिम कम्युनिटी या मुसलमान स्कॉलर्स अगर फैमिली सिस्टम पे को फोकस नहीं करेंगे, मजहब होने के बावजूद भी हमारा अंजाम वही है। कुत्तों से इतना दिल लगा रहे हैं यार, वो कुत्ता है भाई, वो तुम्हारी औलाद का कायम मकाम नहीं हो सकता, लेकिन उनको पता है औलाद से मोहब्बत नहीं मिलेगी, हमें कुत्ते से मिलेगी। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कुत्ते को लेकर घूम रहे हैं सारी जिंदगी, कुत्ते के साथ जहाज में सफर कर रहे हैं, स्पेशल परमिशन मिलती है कि भाई मैं कुत्ते के बगैर नहीं आ सकता। यार अब आप अंदाजा लगाओ यार, कुत्ता है तो कुत्ता ही ना, चाहे कितना ही वो मोहब्बत करने वाला हो।
लेकिन क्या है, हर बुराई को उन्होंने एक अच्छाई का लेबल लगा। जी, जब एक सोसाइटी में बुराई आम हो गई तो एक ऐब था, उसको उन्होंने कहा भाई इसमें क्या कर लिया उन्होंने। उसने कहा क्या है, इसमें क्या खराबी है। तो ये एक सोसाइटी का, और वो हमारा फ्यूचर भी यही है। आप डिफेंस में जाएं, हजार गज के बंगले, बंदा ही नहीं अंदर। वही है कि, और एक अभी हमारे रिलेटिव कुछ दिन पहले मुझे कहने लगे, मैंने इतना उनको तकरीर की, घंटों ही समझाया ना कि जापान में बूढ़ों का हाल देखो यार, बुढ़ियों का हाल देखो, लाश के मरने पे बदबू से पता चलता है यहाँ किसी की माँ का इंतकाल हो गया। कितने ऐसे केसेस आ रहे हैं। अमेरिका में भी बास केसेस ऐसे हैं। अमेरिका का फैमिली सिस्टम निस्बतन जापान से बेहतर, जो नई जनरेशन है उससे बेहतर है। जापानियों का पुराने जनरेशन तो फिर भी गांव देहात में बहुत अच्छे हालात हैं, यानी इतने बुरे नहीं। अब हमारे एक रिलेटिव, मुझे इतनी मैंने तकरीर की, उन्होंने कहने लगे देखें एक्चुअली मैं तो यही समझता हूँ कि जब आप जेब इजाज़त नहीं देती, ज़्यादा पढ़े लिखे हो ना तो ऊपर से सेटिंग आउट हो जाती है, अगर मज़हब के बगैर हो ये पढ़ाई हो। हमारे तो मज़हबी लोगों की सेटिंग आउट हो गई है, जो ज़रा पढ़ लेते हैं तो उनकी वो खुदा से आगे निकलने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। यानी एक्चुअली वो आपकी आमदन जब हो, इतनी आमदन हो तो फिर उसके हिसाब से बच्चे, उनकी तरबियत भी करनी है, पढ़ाना भी है। तो मैंने कहा आप एक फार्मूला बता दें ताकि मैं बयान में बता दूं कि कितनी आमदन में कितने बच्चे होने चाहिए। कुछ मुंह से कोई कैलकुलेशन तो करें ना। 1 लाख वाले के 2 हों, जिसके 2 लाख हैं उसके 4 हों, जिसके 8 लाख हैं उसके 8 हों। कुछ तो बोले। एक मुबहम सा नारा लगा दिया। तो मैंने कहा हम तो देख रहे जिसका जितनी ज्यादा आमदन है उसके बच्चों के रेशो उतना ही कम है। इससे पता चलता है ये पैसों का मसला नहीं है, ये दिमाग का एक माइंडसेट बना दिया है कि हम जो पैदा कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं, अल्लाह नहीं कर रहा है, और इसको हमने कैलकुलेशन करके खिलाना है। हालांकि कुरान इस नज़रिए के अगेंस्ट है। ये जानवरों पे तुम्हें कंट्रोलिंग का हक है, जानवर हमने तुम्हारे लिए बनाए, इंसान कोई किसी के लिए नहीं है, सब अल्लाह के लिए। तो ये जो ये है ना औरत के ज़िम्मे बच्चे पैदा करना, ये सोसाइटी ने नहीं लगाया, ये फितरत ने लगाया उसके ज़िम्मे। अब उसको ये कहना बच्चे पैदा करने की मशीन बना ली है, जुमला ही गलत है। कुदरत ने उसको बॉडी ऐसी दी है, वो बच्चे पैदा करेगी तो सेहतमंद रहेगी, मेंटली भी और जिस्मानी तौर पे भी। नहीं होगा तो डिस्टर्ब होगी। जिस काम के लिए पैदा किया है आप वो काम, ऐसे तो मर्द कमाने की मशीन क्यों है? फिर सारी जिंदगी कमाता रहता है वो। आप कहें मर्द कोई कमाने की मशीन बना दिया, भाई मशीन नहीं, जब पेट है तो कमाना भी पड़ेगा, तो सारी जिंदगी कमाना पड़ेगा। औरत का काम है नस्ल बढ़ाना, इसमें वो मेंटली भी फिट रहेगी, हेल्थ और जो है फिजिकली भी फिट रहेगी। मर्द कमाएगा तो मेंटली भी फिट रहेगा, फिजिकली भी फिट रहेगा। मर्द से आप रोजगार छीन लें, वो मेंटली भी डिस्टर्ब होगा और फिजिकली भी, और औरत से औलाद छीन लें तो मेंटली भी डिस्टर्ब होगी और फिजिकली भी उसकी हेल्थ की ऐसी की तैसी होगी। तो यही तो है उनके डिप्रेशन, उनका मरज है स्ट्रेस, डिप्रेशन। ये उन मुल्कों की बीमारियां, हमारी बीमारियां नहीं, हमारे यहाँ भी आना शुरू हो गई हैं। तो ये असल में उन मुल्कों की बीमारियां हैं। ये जो जानवरों के साथ एक अटैचमेंट है, इसमें मैं थोड़ा सा चाहता हूँ आपका कमेंट लूँ कि आप जब अभी शुरू में आपने गुफ्तगू शुरू करते हुए कहा ना कि भाई ये अल्लाह की मखलूक है, आपके बच्चे, आपके औलाद, आप क्यों इससे डरते हैं, खिलाओ उनको। तो वो जानवरों के ऊपर उसी तरह का दर्ज करते हैं। वो कहते हैं देखें जानवरों को हमने लावारिस छोड़ दिया, ये भी तो अल्लाह की मखलूक है, हम तो वो उसके साथ उसी तरह की सिंपैथी जोड़ते हैं। तो ये जो इंसानों से कट के जानवरों के साथ उनका रिलेशन बना है, ये इंसानों से भी तो बन सकता था ना, क्यों नहीं बना? देखें जानवरों के हुकूक बहुत हैं, हम मानते हैं। इस्लाम ने जो जानवरों के हुकूक दिए हैं वो तो बहुत ज़्यादा दिए हैं। कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत का वो एक गुनाहों को अल्लाह ने बख्श दिया। चींटी के मारने पर पाबंदी लगाई कि बिला वजह मत मारो। तो ठीक है, लेकिन इंसान को तरजीह दें। हम औलाद पैदा नहीं कर रहे, कुत्ते पाल रहे हैं आप उसकी जगह। इसकी वजह क्या समझते हैं आप कि इंसानों से कट के वो जानवर क्यों जुड़े? प्लानिंग। एक उनको यहूदियों ने एक मंजन बेच दिया, खुद यहूदी उस मंजन पे नहीं आया। सही बात है, ये बात सही। सारी दुनिया को एक मंजन बेच दिया कि जितने कम बच्चे होंगे उनकी तरबियत उतनी अच्छी होगी। आपके वसाइल महदूद हैं, महदूद वसाइल लामहदूद नहीं है, वसाइल महदूद हैं, उनमें महदूद आबादी को हम पाल सकते हैं, लामहदूद को नहीं। ये एक जुमला जो है ना, इसमें मंजन है। असल में आबादी लामहदूद बढ़ती नहीं है, ग्रोथ रेशो का कुदरत का बनाया हुआ एक उसूल है। ये कहना कि लामहदूद है ये भी नहीं है, गलत है। मौत कितनी होगी, कितनों का, ये कुदरत की कैलकुलेशन है। इस पर मेरे कई दफ़ा बयानात हो चुके हैं, मैं उस लंबी डिटेल में नहीं जाऊँगा। वसाइल महदूद हैं, लेकिन वो बढ़ते हैं जब उन वसाइल को इस्तेमाल करने वाले बाजू पैदा होते हैं। अभी जर्मनी में हमारे एक शागिर्द पढ़कर आए थे, तो उनसे मैंने पूरी क्लास ली इसकी ना। वो पढ़ा, उन्होंने फैमिली प्लानिंग कि भाई क्या, यानी पूरी उनसे मैंने उसको समझाना कि ये लॉ, अब नया लॉ दुनिया में इकोनॉमिक्स का क्या है। पहले ये था कि आपकी आबादी और आपके वसाइल इनको प्लस माइनस किया जाता था। अब यूरोप में ऐसा नहीं है।
कहते हैं वसाइल तो इतनी स्पीड से चेंज हो रहे हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम उसके बारे में कैलकुलेशन मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा अब वो कहते हैं जवानों का रेशो जितना ज्यादा होगा तो कमाने वाले का रेशो ज्यादा होगा और आपके पास जो वसाइल हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब वो फोकस इसको कर रहे हैं कि आबादी बढ़ाओ, क्योंकि बूढ़ों का की निस्बत जवानों का रेशो ज्यादा होना चाहिए, वो ग्रोथ रेशो बढ़ने से ही होगा वो, यानी खाने वाले कम हो कमाने वाले ज्यादा हों। तो अगर आप ग्रोथ रेशो को गिराते हैं या कम करते हैं तो कमाने वाले और खाने वाले बराबर हो जाएंगे, तो आपका मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। वसाइल जो है ना, इसको नहीं कहते कि आपने वहाँ पेट्रोल का कुआं दरियाफ्त हो गया और एक सोने की इतनी कानें, ये पुराने ज़माने के मंजन है। वसाइल रोज़ाना उनकी जो इतनी स्पीड से चेंज हो रहे हैं। अब आप सोलर प्लेटों को देख लेना, पहले तो नहीं इन चीज़ों को वसाइल में शुमार नहीं किया जाता था, सूरज की रोशनी को। अब तो दुनिया कह रही है भाई ये सूरज की रोशनी से बेहतर कोई सोर्स है ही नहीं, बिल्कुल। क्या हम सोच सकते थे कि एक व्लॉगर जो किसी गांव में पैदा हुआ है, जो पीएचडी के लफ्ज़ से भी वाकिफ नहीं है, मैनेजमेंट के लफ्ज़ ABCD नहीं जानता, वो सिर्फ खाना पकाने की तरकीबें बना के यूट्यूब पे डालेगा और अरबपति बन जाएगा, वो जिसको बोलना भी नहीं आता। अब्बा जी कैसा लगा, बहुत अच्छा, सादा आदमी है, बुराई में नहीं कह रहा। बिल्कुल मुबशिर बहुत मुबशिर नाम है ना उनका, मैंने भी उनके व्लॉग देखे हैं और चीजें भी पकाना सीखी है मैंने। और बिस्मिल्लाह कितनी सादा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हम लोग कहते हैं यार हर बात में बिस्मिल्लाह अच्छा लगता है। अब्बा जी कैसा लगा, बेहतरीन बेटा। क्या उसको प्रोफेशनल था, वो किसी से उसने सीखा है? कोई सोच सकता था कि एक उसका अब्बा अगर ये बच्चा पैदा ना करता कि यार मैं गांव देहात में हूं और मैं तो टमाटर इतने पैदा होते हैं, मेरे घर में 2 ऑलरेडी बच्चे मौजूद हैं, वो इतने ही टमाटर खा सकते हैं, मेरे वसाइल में तीसरा बच्चा आ गया, पता नहीं मेरा ख्याल है तीसरे चौथे होंगे ये भी, जी। तो मैं कहां से कमाऊंगा? उन्हें क्या पता यार, सारे व्लॉगर बन गए कि क्या पता कि ये यही हो सकता है कमाने का जरिया। और ये कुरान ने इसकी तरफ पहले इशारा किया है कि आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा। कुरान कहता है तुम्हें नहीं पता तुम्हारी औलादों में तुम्हारे लिए कौन सी ज्यादा मुफीद हो। सुभान अल्लाह। आज मेरी वजह से मेरे माँ बाप का नाम भी मेरे जरिया बना, दुनिया में गया भाई, ठीक है ना। तो मैं तो अपने वालिद के चौथे नंबर का हूँ। मेरे अब्बा के अगर तीसरे बच्चे के बाद औलाद ना होती, मेरे अब्बा तो मालदार नहीं थे, वो तो नेवी, पाकिस्तान नेवी में काम से फौजी थे और फिर शिपयार्ड में चले गए। पूरी दुनिया घूमी उन्होंने, लेकिन मुतवस्सित, गरीब नहीं थे, मुतवस्सित थे। वो इन नारों से मुतासर होते कि बच्चे 2 ही अच्छे, और मैं ना पैदा होता तो आज शायद मेरे वालिद को भी दुनिया में कोई नहीं जानता। अब शायद कोई हमारे लिए दुआ करे तो मेरे अब्बा अम्मा के लिए भी दुआ कर देता हो, वालिदैन के लिए भी कर देता हो इस बहाने। तो ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, कुरान के अल्फाज हैं, तुम्हें नहीं पता भाई कि पहला काम का होगा, दूसरा होगा, चौथा होगा, 10वां होगा, ये अल्लाह पे छोड़ दो कि कितने जितने दे। तो इसी नज़रिए पे हम अमल कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है हमें भी अल्लाह ने इसी वजह से औलादें दे दी। तो उम्मीदों पे हैं कि अल्लाह इनमें भी शायद किसी को काम, अल्लाह करे सभी काम के निकल आए। आमीन। अच्छा, उससे जिस तरह आपने कहा ना कि उनको यहूदियों ने इस तरफ लगा दिया, एक मंजन बेचा और वो उसके पीछे चल पड़े। जाहिर है अब वो खुद बहुत सारी, वो इतने पागल तो नहीं है ना, तो अपनी रिसर्च हर पहलू से रिसर्च भी कर रहे हैं, नई नई चीज़ें दरियाफ्त भी कर रहे हैं। तो उनको क्या इस चीज़ का नेगेटिव पहलू या नेगेटिव जो इसका इम्पैक्ट है वो नज़र नहीं आ रहा। एक दूसरा ये कि अब जापान, जर्मनी वगैरह इन ममालिक के अंदर तो बाकायदा अब चीज़ें रिवर्स होने लगी हैं। इवन के बच्चे पैदा करने पे आपको बाकायदा सब्सिडाइज किया जाता है, जितने आप बच्चे पैदा करेंगे उतना, क्योंकि अब लोगों को ये लगने लगा है कि नस्लें हमारी ख़त्म हो रही हैं, हमारा मुस्तकबिल अब से 50 साल के बाद कुछ नहीं है। तो ममालिक में अब ये थोड़ा रिवर्स गियर भी शुरू हुआ है। देखें, इन ममालिक ने इनको जब ये पहनाया गया ना ये मंजन, ये 2 बच्चे होंगे तो अकल हर जगह काफ़ी नहीं है जी। क्यों पैगम्बरों की ज़रूरत है हमें? अगर हर चीज़ अकल सही फैसला करती तो तौरात, इंजील की, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत क्या थी? अकल का एक दायरा कार है। हमारे भी जो आजकल जनाब प्रोफेसर गामदी साहब जैसे लोग जो लॉजिक वगैरह पेश करके जो तोड़ मोड़ते हैं ना, हम यही कहते हैं भाई अगर आपने अकल से ही सारे कानून बनाने हैं तो फिर यूनाइटेड नेशन इज़ द बेस्ट। आप उससे पूछें, सारे बड़े बड़े माहिरीन बैठे होते हैं, वो उनमें किसी का कोई मफाद नहीं होता, वो इंसानियत को सामने रख के कानून साजी करते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता होगा, ज्यादातर कानून तो इंसानियत की फलाह बहबूद को सामने रख के किया ना, तो हमें मजहब की जरूरत क्या है? तो गोरों से यही हरकत हुई कि उन्होंने जब ईसाइयत से पीछे हटे हैं तो इतना यू टर्न ले लिया कि ईसाइयत की जो सही तालीमात थी उनसे भी बगावत कर ली। उन्होंने कहा अब कानून साजी खालिसतन अकल की बुनियाद पे होगी। तो अल्लाह ने दिखा दिया कि मुझसे आगे निकलोगे ना तो तुम्हारा ये हशर होगा जो हो चुका है।
आपको पता है स्वीडन का सदर 15-20 साल पहले उसकी तकरीर आई थी, वो तकरीर के दौरान रो पड़ा था कि खुदा के लिए बच्चे पैदा करो वरना हमारा मुल्क बुढ़ों का मुल्क होगा। मैं जब नॉर्वे से होकर आया हूँ ना पिछले साल, तो मेरे टूर से पहले ही उन्होंने बताया कि यहाँ की वजीर आज़म थी, एक फीमेल है, उसने तकरीर के दौरान ख़वातीन को कहा कि आप नस्ल बढ़ाएं, बच्चे पैदा करें। हमारे यहाँ तो ये बेवकूफ़ किस्म के स्कॉलर जो है ना, जिनका काम है दुम हिलाना गोरों के आगे, अपनी तो इनकी कोई रिसर्च नहीं है, तो जो मौलवियों को बेवकूफ़ समझते हैं, और वक्त के मौलवियों को क्या पता है फंडामेंटलिस्ट, इनको असल तो एक्चुअली करके ना टोपी ड्रामे रचाए हुए हैं। हर दूसरे दिन मैं इंटरव्यू देख रहा होता हूँ। अभी मैं अमेरिका गया, वहाँ मैंने बूढ़ों का हाल देखा, बेचारे बुढ़े बुढ़े घरों में। और इधर हमारे एक स्कॉलर का ना, डॉक्टर के एक पॉडकास्ट चल रही है, देखिए एक्चुअली औरत बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, और औरत को ऑपरेशन के बजाय मर्दों की नस्बंदी पे जोर लगाना चाहिए हमें ज़्यादा, मर्द की नस्बंदी। हम औरत को क्यों कहें कि नस्ल रोके, मर्द को नस्बंदी करवाओ ना। मैंने कहा यार, जो भुगत चुकी है ये कौम अमेरिकन, अमेरिका में आप बेहिसाब जितने पैदा करो, वहां कोई डॉक्टर नहीं कहेगा औरत बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, कोई नहीं कहेगा, ये इलीगल है, जितने मर्जी हो। तो उसको अप्रिशिएट करते हैं वो। जापान में मैं अगर आज अपनी फैमिली के साथ जाके आबाद हो जाऊं ना, मेरा कोई खर्चा नहीं है, मैं फिर भी नहीं जा रहा यार, मुझे वहां के रेजिडेंशियल वीजा मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्यों नहीं जा रहे सर जी? यार मैं अंडा मोड़ का आदी हो गया हूँ कराची का आदी हो गया हूँ, लेकिन मैं जाऊं, मेरे तो माशाल्लाह 15-16 है अल्हम्दुलिल्लाह, 16 बच्चे हैं और सारे नाबालिग हैं, 2-3 बालिग हो गए, इसमें मेजॉरिटी तो नाबालिग है। तो मुझे तो इतना जापान में अलाउंस मिलेगा, फ्री फोकट में मेरे बच्चे पलेंगे वहां। वो कह रहे हैं यार आपके जितने बच्चे हैं ना, आपका मुल्क कह रहा है बोझे हमारे यहाँ ले आओ, हमारे पास सब कुछ है भाई, नस्ल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में एक बच्चे पर जो उस वक्त 1.5 साल पहले जो पैसे मिल रहे थे, वो पाकिस्तानी 20 लाख रुपए बनते थे। तो वहां की वजीर आजम ने ऐलान किया, खवातीन को कहा बच्चे पैदा करें। खवातीन ने एहतजाज किया, आप कौन होती है हमें मशवरा देने, हमारी पर्सनल, क्योंकि आप जब एक माइंड सेट कर दिया ना कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह, औलाद गिफ्ट नहीं है, तो वो जहन उनका बन चुका है। अब आप उनको 1 करोड़ रुपए दे, तो वो कहें कुत्ता सही है भाई, बच्चा सही नहीं है। तो जब दिमाग बन गया तो फिर ये हशर होना था, जो कि हो गया है। हमारे माहिरीन को कुछ अकल से काम लेना चाहिए कि यार जो वो भुगत के, अब उनमें अक्लमंदी है कि उन्होंने जब देख लिया कि ये भयानक नताइज निकल रहे हैं इसके, वापस आ रहे हैं तो अब वो वापस आ रहे हैं जी, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। वो हो सकता है आ जाएं जी। वहां अभी बहुत ज्यादा इसको बहुत ज्यादा मीडिया पे और उस पे लाया जा रहा है। प्रेग्नेंट खवातीन की इतनी इज्जत है वहां पे, किसी औरत को हमलो इतनी मुकद्दस नजरों से देखते हैं, उनके लिए अलग लॉस बने, वो पार्किंग की अलग जगह हैं, क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं? हलाल हराम की फिक्र तो उन्होंने छोड़ दी है, बच्चा हलाली है या नाजायज है, छोड़ो यार, बच्चा होना चाहिए। और इटली में मैं जब गया हूं, तो वहां एक जनरल स्टोर में हम घूम रहे हैं, बूढ़े बूढ़े नजर आ रहे हैं। मैंने कहा यार कोई तो बच्चा नजर आए ना हमारी मार्केटों में, यार रौनक खुदा की कसम बच्चों से, लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है यार, हम तो यार घर जाते हमारा दिल नहीं चाहता बच्चे बड़े हों ऐसे। वो मेरी बच्ची कल रात की बात है, मेरा दिल चाह रहा था इसका व्लॉग बना के डालूं मैं, वो टिल्लो मठल्लो है ना। तो रात में सोने के लिए लेटा हूं, थका हुआ, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, मुझे पता था मिलियंस में जाएगा ये, लेकिन मैंने नहीं बनाया। क्या बार बार आदमी अपने बच्चों की चीजें शेयर करे। मैं गया हूँ, आ गई ऐसी तोतली जबान में, अब्बू आपको कहानी सुनाऊं? मैंने कहा सुना दो बेटा। वो ऐसी बेरब सी, शेर आया, वो हाथी आया, फिर वो हाथी ने शेर को खाया, फिर उसने उसको, ओ बोले जा रही है, कोई उसका भाई आ गया थोड़ी देर में, वो रुड़ता हुआ ना, तो फिर वो उससे आगे घुस के मेरी गोद में घुसने की कोशिश कर रहा है। उनके बच्चों को जेलसी होती है ना, ये अब्बू के करीब क्यों बैठी, वो उसको हटा रही है, मैं कहानी सुना रही हूँ, तुम हटो, वो कह रहे नहीं, वो आगे घुस रहा है। फिर वो दोनों की लड़ाई शुरू हो गई, वो उसको खींच रही है, फिर मैंने उसको थोड़ा दूर बिठाया, तो फिर वो, अच्छा वो इतना करीब आके फिर उसने मेरे कान पे ना होंठ रख दिए कि मैं इधर घुस के सुनाऊंगा मुझे इतनी हंसी आ रही उनकी उस पर। मैंने कहा यार इनका व्लॉग बनाना है, लेकिन खैर मैंने बनाया नहीं। मैंने कहा छोड़ो यार, घरों में भाई रौनकें बच्चों से हैं, उनकी बातें हैं, तोतली जबानें हैं, बच्चे मुनाफिक नहीं होते, सबसे बड़ी खूबी है। मैं जो यहाँ बातें कर रहा हूँ ना अच्छी, आप यकीन ही नहीं कह सकते दिल से कर रहा हूँ या ऊपर से कर रहा हूँ। सही बात। बच्चा जो बोल रहा है ना उसके दिल में, मन के तो वो बच्चे ने पेशाब कर दिया, तो वो कह रही है कि ये इसका, बच्चे शिकायतें भी बहुत लगा अपनी शो के लिए ना, ताकि हमारी इज्जत बढ़े, इसका ये वॉशरूम में जाते ही नहीं है। मैंने कहा आप जाती हो वॉशरूम में? मैं तो जाती हूँ, ये कभी भी नहीं बताता। तो मैंने कहा ये पेशाब करके गलती की है इसने, आप गीबतें करके गलती कर रही हो। तो खैर
घरों की रौनक है भाई। ईद बकरीद जितनी भी आपके त्यौहार हैं, आपकी खुशियां हैं, वो बच्चों के साथ हैं। सही बात है। मैं बार बार कहता हूं, आप बच्चों को खुदा की कसम नहीं पालते, बच्चे माँ बाप को पालते हैं। माँ बाप बहुत अच्छे से पल जाते हैं, वरना ये लड़के वैसे एक दूसरे को मारते हैं। सही बात। अच्छा सही, थोड़ा सा इसमें लॉजिकली यानी बच्चे मुआशरे के अंदर, ठीक है, सिर्फ अफराद, वो कहते हैं ना हुजूम नहीं कौम, एक जुमला है। अब हुजूम हमें वैसे ही नहीं चाहिए, कौम चाहिए। अब अगर बच्चे बहुत, एक जो एतराज़ होता है, खदशा होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, वो एक हुजूम तो है, लेकिन उस हुजूम को हमने एक कौम में कन्वर्ट करना, उनको पालना है, उनकी पढ़ाई है, उनकी अच्छी तरबियत है। ये बहरहाल एक चैलेंज है, नहीं आप नहीं समझते ये चैलेंज? ये चैलेंज है। हाँ। लेकिन इस चैलेंज को जिस तरह से पेश किया जाता है ना, हाँ, मिसाल के तौर पर अल्फाज की मार ही है। सही है। इतने बच्चे पैदा हो जाएंगे तो तरबियत कैसे होगी? वो इकट्ठे पैदा नहीं होंगे। 18 बच्चे 20, अबे भाई जब 18वां पैदा होगा तो पहला 18 साल का होगा, वो 20 साल 18 भी नहीं होगा, 25-26 साल का हो चुका होगा। अगर हर साल आप चाहें भी तो बच्चे गैप ना भी करें मेरे भाई, ये कुदरत की तरफ से गैप है। सही। अगर कोई चाहता है कि हर साल बच्चा पैदा हो, वो नहीं हो सकता। औरत जब बच्चे को दूध पिलाती है, उसको प्रेगनेंसी का चांस तकरीबन खत्म हो जाता है। कुदरत का निज़ाम है कि ये ऐसे ही अल्लाह ने बेलगाम सिस्टम नहीं बना दिया है। मैं कह रहा हूँ जानवरों पे इंसान कंट्रोल करेगा, इंसान पे उससे ऊपर की जात कंट्रोल करेगी जो अल्लाह है। इंसान को ये हक नहीं है कि वो इंसानों का ग्रोथ रेशो अपने हाथ में ले ले, क्योंकि इंसान के लिए तो कायनात बनी है। ये कुदरत का भी तो एक निज़ाम है ना। औरत एक ही टाइम पे 2 बच्चे अपने पेट में पाल लेती है, जुड़वा पैदा होते हैं, बिल्कुल, वो भी पल जाते हैं। तो अब ये है कि ये जो कहते हैं ना हुजूम नहीं इकट्ठा करना जी, देखें ये फलसफा उस वक्त सही होगा जब पहली बात आप तरबियत का मफहूम क्या है आपके जहन में, इसको समझना जरूरी है। तरबियत का मतलब आजकल समझा जाता है कमाऊ पूत। आप जब कहते हैं ना मेरे 10 बच्चे होंगे तो मैं उनको आला तालीम नहीं दिलवा सकता, इसका मतलब पता है क्या होता है? जब आला तालीम नहीं होगी तो ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग से निकालें। हमारी नज़र में टमाटर बेचने वाला भी अगर ईमानदारी के साथ बेच रहा है, वो कामयाब, मुहज्जब और तरक्की याफ्ता इंसान है। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल। अगर ना पढ़ सके, आपके पास पैसे नहीं है ना पढ़ाने के, नहीं स्कूलों की फीसों के, कोई बात नहीं, ना पढ़ाएं आप उसको, टमाटर बेचेगा ना। तो आपने क्यों फर्ज कर लिया कि मेरा बच्चा अगर टमाटर बेचे तो वो नाकाम है दुनिया का? ये किसने भैया? इसका मतलब मूसा अलैहिस्सलाम को जो फिरौन ने ताना दिया था, फिर सही ताना दिया था वो कि मेरे पास महलात हैं और नहरें, और ये मूसा को तो मिस्कीन है, इनके पास तो खाने को रोटी नहीं होती, तो गरीब है। फिर तो इसका मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अम्मा हजरत आमना ने पैदा किया, जिनके घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता था, माज़ अल्लाह वो नाकाम इंसान थे। जबकि हमारा दावा है उनसे ज्यादा कामयाब दुनिया में कोई है ही नहीं। ये मादा परस्ती का भूत, ये एजुकेशन का मसला नहीं है, कमाऊ पूत। माँ बाप को जिस दिन पता चल गया ना, मेरा देखो डॉक्टरों ने क्लिनिक बंद करके उबर चलाई है जी, तोते बेच रहे हैं डॉक्टर, ऐसे कहते हैं यार इसमें कमाई ज्यादा है। अभी दुनिया पे कमाई मुसल्लत है, ये एजुकेशन का लेबल है, असल मकसद है दौलत कमाना। तो पहले आप ये दिमाग से निकालो, कोई बात नहीं टमाटर बेचेगा। अब ऐसा होता नहीं है, अल्लाह की अक्सर मदद होती है, जो ज्यादा औलादों वाले होते हैं वो आगे निकल जाते हैं जी। वो भाई ना, एक व्लॉगर था, सारे भाइयों को व्लॉगर बना दिया उसने, जी, बिल्कुल। ठीक है ना, वो एक ना होता तो बाकी भी टमाटर बेच रहे होते। फिर दूसरी बात ये कि माँ बाप ने ये समझ रखा है कि हम बच्चे की तरबियत करते हैं, ये भी बात गलत है। बच्चे की तरबियत में बहन भाइयों का दखल उतना ही होता है जितना माँ बाप, बल्कि शायद उससे ज्यादा ही हो। आप बच्चों को जितने ज्यादा बहन भाई देंगे ना, वो एक शिकंजे में जकड़ेंगे। अल्लाह ताला ने ये जो बहन भाइयों का रिश्ता बनाया है ना, ये ऐसा है, देखें दोस्त अगर सिगरेट पीता है ना, वो चाहेगा मेरा दोस्त भी सिगरेट पिए। भाई अगर सिगरेट पीता है, वो कभी भी नहीं चाहेगा मेरा भाई सिगरेट पिए। मुझे अपने भाई का वाकया याद है, कई बार ऐसा होता था बचपन में, मेरे भाई घर में फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, अब्बा ने चित्रौल लगा के उठा दिया, घर में पढ़ रहे हैं, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, अब्बा के डर से नहीं, भाई के डर से, जो खुद घर में पढ़ रहे हैं। वो कहेंगे तू क्यों है भाई, तुम तो अभी जवान हो, तुम जाओ। ये अल्लाह ने जज्बा बहन भाइयों में ऐसा बनाया है, ये एक दूसरे को लाशौरी तौर पर, जैसे वो टिल्लो मटल्लो ने शिकायत की ना, अब्बू ये यहाँ पेशाब कर रहा है, मैं घर में ना भी हूं, माँ की केयर ना भी हो, वो टिल्लो ही अपने छोटे भाई को सीधा करके रखेगी, यहां चमाट लगा देती है उसको, तूने यहां क्यों पेशाब किया। मैं जब ट्रैवलिंग पे जाता हूं, मुझे पता होता है बहन भाई आपस में एक दूसरे को संभाल रहे हैं। सुलेमान अहमद साहब टाइम लैंडर वाले बड़े जबरदस्त आदमी हैं। एक दफा उनकी वर्कशॉप में मैंने जाना हुआ, तो मैं जो घर वालों को भी लेके जाऊं, तो मैं उस वाइफ को लेकर गया हूं जिनके बच्चे ज्यादा थे, ठीक है, जिनके कम थे उनको नहीं लेकर जा सका कि बच्चे को कौन संभालेगा, और वर्कशॉप में बच्चों को लाने की इजाजत नहीं।
तो मैंने सुलेमान अहमद से कहा, मैंने कहा देखो बच्चे ज़्यादा थे ना जिनके, उनको तो ले आया, क्योंकि बड़ी वाली ने बाकियों को संभाल लिया घर में। जिनके नहीं है उनको मैं नहीं ला सका, क्योंकि संभालेगा कौन। बच्चे बहन भाई खुद एक दूसरे को संभालते हैं, बचपन में मारते हैं धाड़ते हैं एक दूसरे को, उनमें बर्दाश्त बढ़ती है। मैंने देखा है 2-2 3-3 बच्चों वाले छुई मुई बने हुए हैं वो बच्चे, उनमें लीडरशिप की सलाहियत नहीं है, वो छुई मुई होते हैं, ना कभी मार खाई किसी से, ना कभी डांट खाई किसी से, हर वक्त तमीज से वो बच्चे, जो बहन भाई एक दूसरे को जो टांगे खींच रहे होते हैं, जो उनका होता है भाई, ये नेचुरल नहीं है। तीसरी बात, ये 2 पॉइंट तो हो गए ना, मैं समेट रहा हूँ। तीसरा पॉइंट ये कि हम तो मुसलमान है ना, ये बातें हम गैर मुस्लिम को करने दें, कौम चाहिए और ये टोपी ड्रामे जो लगाए हुए इन लोगों ने। हम कुरान को मानते हैं, आसमानी किताबों को मानते हैं, तमाम आसमानी किताबों में औलाद को गिफ्ट कहा गया है। ये बहुत अहम दलील है, इसको गौर से समझिए। औलाद को कहा गया गिफ्ट, हिबा, यहबु लिमन यशाउ इनासा। अल्लाह कहते हैं जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट देता हूं, जिसको चाहता हूं बेटे गिफ्ट देता हूं, जिसको चाहता हूं बेटे बेटियां दोनों गिफ्ट देता हूं। मुझे एक बात बताओ, आप दूल्हा बने हुए बैठे हुए हो, आपके पास गिफ्ट के लिफाफे आ रहे हैं, आपको मैंने हुजूम इकट्ठा नहीं करना, बगैर प्लानिंग के मैं गिफ्ट नहीं लूंगा। पहले मैं प्लानिंग कर लूं कि कौन सा गिफ्ट कहां खपाना है, तो मैं गिफ्ट लूंगा। ऐसा कोई बेवकूफ दूल्हा आपने देखा दुनिया में? दुल्हन को पता चलेगा ये गिफ्ट ही नहीं ले रहा, कह रहा है पहले प्लानिंग करूंगा, वो दुल्हन कहेगी बावला हो गया, इसको छोड़ के भाग जाओ। गिफ्ट लेने में प्लानिंग नहीं होती, आ जाते हैं ना जब, उसके बाद प्लानिंग होती है कि करना क्या है। हमारे यहाँ जो नस्लें तबाह हो रही हैं ना, हमारी जो नस्लें, जो जिनके यहाँ बच्चे चोर उचक्के बन रहे हैं, ये इसलिए नहीं कि बच्चे पैदा करने, ये बच्चे ज्यादा पैदा हो गए भाई, पैदा होने के बाद भी प्लानिंग नहीं हो रही है कि क्या बनाना है इस कमबख्त को जो पैदा हो गया है। तो ऐसे तो एक बच्चा भी होगा वो भी चोर डाकू बनेगा, वो बगैर प्लानिंग के पैदा होने की नतीजा नहीं है। पैदा होने के बाद प्लानिंग नहीं हो रही, बिल्कुल। तो पैदा होने के बाद, बल्कि मैं कहता हूं प्रेगनेंसी में ही प्लानिंग करना शुरू कर दें। हजरत मरियम की जो प्लानिंग हुई थी, उनकी माँ ने हमल था तो प्लानिंग शुरू कर दी थी, इनको क्या बनाना है मैंने, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो नस्लें बर्बाद हो रही हैं, वो बर्बाद इसलिए हो रही हैं कि माँ बाप बच्चों की प्लानिंग कर नहीं रहे हैं कि ये इसको पैदा हो गया, अब इसको करना क्या है, बिल्कुल, तो छोड़ दो बस पैदा करके। तो हम इसके कायल नहीं है कि बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे पैदा करें और पैदा करके छोड़ दें। छोड़ने से तो एक भी पैदा होगा ना वो बिगड़ेगा ऐसे ही। और अगर आप पहले से सोचते हैं कि क्या करना है, तो फिर एक भी इंशाल्लाह अल्लाह ने शाह सारे आपके दस्तों बाजू बने। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि मैं अभी पिछले दिनों एक क्लिप देख रहा था आपका, आप किसी ने वो वीडियो लगाई थी, आप वीगो में जा रहे हैं और वो मुस्कुराते हुए आप लोगों को, उस पर ना लोगों ने बड़ा पॉजिटिव एक वो था कि हमें अल्लाह से ये ज़िंदगी मांगते हैं कि 4 शादियाँ हैं, इतने बच्चे हैं, दुनिया भर में घूमते हैं, खुश रहते हैं, वो सब ये खुशी वाली खुशगवार ज़िंदगी का राज बताएंगे। अच्छा, लोग मुझ पर ये भी बड़े कमेंट्स कर रहे हैं, 4 शादियाँ हैं, इतने बच्चे हैं और घूम रहे हैं और ये हो रहे हैं। जी जी जी, आप भी मौलवी बन जाओ यार। क्या ख्याल है? मौलवी तो बहुत है सर जी, आप तारिक मसूद बन जाओ, ये बोलो। मैं बताता हूँ, मेरी तो जो औकात है मैं जानता हूँ। शायद अल्लाह ने मेरे नजरिए को दुरुस्त साबित करने के लिए दुनिया को ये दिखाया है। शायद, मैं यकीनी दावा नहीं कर रहा। मैं जब दूसरी शादी कर रहा था जो मेरे हालात थे मुझे पता है, मैं जब तीसरी कर रहा था तो जो मेरे हालात थे मुझे पता है। फटपटी सी बाइकों पे मैं घूमता था, लोग कहते हैं अपने गुर्बत के किस्से सुनाते हो। मैं कहता था खिलाने वाला अल्लाह है, पिलाने वाला अल्लाह है। इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अल्लाह तवक्कुल पे शादी होती है, अल्लाह तवक्कुल पे ही खिलाया जाता है, सही है ना। तो और मैं वो आदमी हूँ, मेरे दोस्तों से पूछें, अच्छा लोग मुझे कहते हैं इतना पैसा, कि किसी दिन किसी को मेरे पास बिठाएं और कहें कि मेरा जो अल्लाह ने टूटा फूटा स्टेटस बना दिया है, कितना पैसा मैं इस वक्त कमा सकता हूँ। बिल्कुल सही बात। अगर वो आपको पता चल जाए ना तो शायद आपके होश उड़ जाए, जो कि मैं नहीं कमा रहा, मैं कमा तो रहा ही नहीं हूँ। सही बात, सही है ना। जो मेरी हालत है, जो यूट्यूब से भी पैसे आते हैं वो भी मुझे नहीं पता मोनेटाइजेशन की, अब तक नहीं पता क्या होती है, कैसे करते हैं। जिन्होंने चैनल बनाए उन्होंने मोनेटाइज किया, पैसे भी भेजना शुरू किए उन्होंने, मुझे नहीं पता कितने पैसे बनते हैं, कितने, कभी जितने भेजे मैंने कभी पूछा नहीं कि ये क्या है। तो मेरे साथ जो रिस्क का अल्लाह का मामला हुआ है वो दुप्पल वाला ही हुआ है और अब तक वही चल रहा है। बिल्कुल। तो जो मैंने खुद से बिजनेस किए हैं उनको तो मैंने बहुत कोई टाइम दे ही नहीं सका, उनकी मैंने कभी अनाउंसमेंट नहीं की है। मेरी कंपनी अभी भी है, आज तक मैंने मीडिया में नहीं बताया मेरी कंपनी का नाम क्या है, मेरा बिजनेस क्या है। मैं अगर उसको पब्लिश करना शुरू कर दूं तो मेरा ख्याल है मैं शायद लाखों रुपए उसी से कमाना शुरू कर दूं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो कुछ मेरे साथ अल्लाह का मामला हुआ, यकीनी नहीं मैं कहता, मैं कहता हूं शायद ये जो मैंने टूटे फूटे दावे किए थे ना कि
मेरे बच्चे भी जब पैदा हो रहे थे, मुझे वो दिन भी याद है प्रेगनेंसी के, जब पैदाइश के पैसे नहीं थे मेरे पास, क्योंकि एक डॉक्टर ने कहा था कि भाई ये जाहिर है कुछ जो है जो इतना खर्चा होगा, मेरे पास नहीं थे पैसे। उन दिनों में क्या हुआ, मेरे दोस्त ने, उन्होंने कहा कि मैं आपसे सरफनाफ की क्लासें उन्होंने ली मुझसे और मुझे एक अमाउंट भेज दिया बगैर कहे। वो पूरा अमाउंट वो इतना ही था जितना हॉस्पिटल में बिल बना था। तो मैं दोस्तों को बताता, यार देखो हो रहा है ना सही है ना। तो मुझे तो शायद मेरे इतने नालायक होने के बावजूद अल्लाह ने 4 शादियों के फलसफे को दुरुस्त साबित करने के लिए मुझे रखा हुआ है। वरना मेरी जो हरकतें हैं वो मैं जानता हूँ, जामे तो रशीद जानता है, ठीक है ना, वो लोग भी जानते हैं। मुझे बस निकाला नहीं है इन्होंने। वो आप आते थे ना बाइक पे, आपके पास एक तोप होती थी, हाँ, धूल से बचने मुझे इन्होंने निकाला नहीं है, जामिया वालों ने, ये इनका एहसान है, मेरे असातिज़ा ने मुझे रखा हुआ है। वरना मेरी जो हरकतें हैं वो मैं भी जानता हूँ और ये भी जानते हैं, मेरे बड़े भी जानते हैं। तो मुझे अल्लाह ने सिर्फ इसलिए जिंदा रखा हुआ है, और मुझे जो अल्लाह ने घुमा रहा है दुनिया और खुश रखा हुआ है, ये सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि मैं 4 शादियों की, ज्यादा बच्चों की बात करता हूँ। अगर मैं बात ना करता ना, खुद शादियां कर रहा होता, अल्लाह कहते तेरा पर्सनल मामला है, जुर्रत कर तेरी हेडिक है। तो मैं ये बात चूंकि आज से नहीं 15-20 साल से, जब मेरी एक वाइफ थी उस वक्त से चला रहा हूं मैं, और मेरे 1-2 बच्चे थे उस वक्त से मैं चला रहा हूं। तो अल्लाह ने उस नजरिए को दुरुस्त साबित करना था कि ये भी तो इंसान का बच्चा है। जब इसने कर ली और टेंशनें उठा ली और बच्चे भी हो गए और इसकी आमदन भी, तुम्हें जो मेरे पुराने लोग हैं पता है, अल्लाह ने खिला दिया ना, पिला दिया ना, तो कमबख्तो तुम्हें क्यों मौत आ रही है, ठीक है ना। तो शायद ये इसलिए इस सिलसिले में अल्लाह ने, शायद यकीनी नहीं, बाकी इस्तिदराज भी हो सकता है, ढील भी हो सकती है अल्लाह की तरफ से कि अभी देखते हैं तेरा होने वाला क्या है, अल्लाह बचा के रखे। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये दुनिया को अल्लाह ने दिखाने के लिए, यार जो मेरे पुराने लोगों से मिले ना, आप भी तो हमारे पुराने शागिर्द हैं ना, तो आपसे कोई मिले तन्हाई में कि यार क्या हालात थे इनके, जब ये 4-4 शादियों की बात कर रहे थे और ये करते भी थे, तो क्या उस वक्त भी इतने पैसे थे इनके पास? लोग कह रहे थे इनको डॉलर आ रहे हैं ना असल में, तो फिर तो 4-4 शादियां होंगी ना। अबे भाई डॉलर, ये जब हमारे जो माजी देख लो, तो अब्दुल वदूद से मिल लें आप लोग जरा, ये बता देंगे आपको। तो ये अल्लाह ने इसी फलसफे को दुरुस्त साबित करने के लिए कि कमबख्तों करो शादियां, औरतों को, बेवा औरतें हैं, तलाक याफ्ता औरतें, जिना से अपने आप को, अपनी नस्लों को बचाने का वाहिद ये रास्ता है। नस्लें बढ़ाओ, खानदान सिमट रहे हैं, अखलाकी बुराइयां पैदा हो रही हैं, फिर कमाओ भी आप, सुस्ती भी ना, फिर उनकी प्लानिंग भी करो। अब सिर्फ शादियां करके, जैसे मेजॉरिटी आज भी दूसरी शादी के बाद दूसरी बीवी को लटका रही है। ऐसे ही मेरे पास जब कोई आता है ना, मेरी 4 बीवियां, मैं को खुश नहीं होता, मुझे लगता है पता नहीं क्या है ये, पहली नजर में लगता है कि पता नहीं किस तरह से की है इसने और क्या करेगा। तो मेजॉरिटी आज भी 2 शादियां गलत तरीके से कर रही है, ये मैं इसको मानता हूं, क्योंकि जब सही लोग नहीं करेंगे तो फिर गलत लोग उसका नाजायज आमिल लोग कर रहे हैं, रूहानी आमिल। और दूसरी कर ली, उसके बाद आप अभी चंद दिन पहले केस आया, दूसरी शादी की है, पहली ने इतना दबाव डाला, उसको छोड़ दिया, वो डिप्रेशन में चली गई। मैंने कहा जब तेरे में दम नहीं था तूने की क्यों है? और फिर बीवी को उल्लू बना रहा है कि एक्चुअली मैं जो है ना डर गया, देखें भाई, वो फिर औरत कह रही है देखें बेचारे। मैंने कहा बेचारा नहीं कहो, ये मर्द की ना वो एक फितरत होती है, जो छोड़ना तो था उसने चस्के ले लिए चंद दिनों के लिए, मजे उड़ा लिए, अब उसका दिल भर गया है, अब वो अपने आप को बेचारा शो करके आपकी नज़र में भी बुरा नहीं बनना चाह रहा। तो ये मर्दों की शरारतें भी हमें पता है, तो संजीदा लोग कर नहीं रहे हैं ये काम, बिल्कुल अदल नहीं करते, बराबरी नहीं करते, मेहनत नहीं करते, कमाने की कोशिश नहीं करते, छुपा के शादियां कर रहे होते हैं। पहली को यानी दूसरी को बताते नहीं है कि पहली भी है, छुपन छुपाई, हुकूक माफ करवा के। ठीक है, अब शरीयत में तो पाबंदी नहीं है, आप हुकूक दोनों माफ कर दें एक दूसरे के, तो हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन भाई ये पायदार नहीं है, ये सही बात है। आप जब एक काम कर रहे हो, चलो करते हुए आपने नहीं बताया ताकि पकड़े ना जाए, ठीक है, जब हो गई है फिर तो अनाउंस करो ना, बताओ दुनिया को यार है जो जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। इस तरह से कोई करे तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। बाकी ये जो 2 नंबरियां ज्यादा हो रही हैं इसमें, तो ये गलत तरीका है। सही। बस आखिरी थोड़ा लाइटर नोट पे ख़त्म कर देते हैं इसको। मैंने आपको एक मैसेज किया था जब लास्ट हमारी बात हुई थी, आप मनामा में थे, तो मुझे किसी ने मैसेज किया वैसे ही, तो मैंने तो उन्होंने कहा यार उस्ताद जी उधर हैं अमेरिका में, व्लॉग्स वगैरह बना रहे हैं, उस्ताद जी से कहें शाहिद अनवर से एक मुलाकात कर लें। वो उस्ताद जी के गपशप। शाहिद अनवर का मुझे पता नहीं किस, वो जो, हाँ वो सिटी का नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। तो थोड़ा सा यानी आपने एक खैरखाही के अंदाज में बात की, और वो नहीं, मुझे शाहिद अनवर से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, वो जिस तरह से गरीबों कर रहा होता है ना भाई, और गरीबी अमीरी अल्लाह के हाथ में। सही बात। तो ठीक है, इसमें जो सुस्त लोग हैं उनको तो हम भी डीमोटिवेट करते हैं कि कमबख्तों सुस्ती छोड़ दो, और बिजनेस को हम भी फोकस करते हैं। मेरे तो बहुत से बयानात हैं पहले से, बिल्कुल बिजनेस करना चाहिए, खुद उस्ताद जी भी कर रहे हैं। हाँ, तो बिजनेस को हम फोकस करते हैं, मैं खुद भी कर रहा हूँ,
तो लेकिन ये है कि इसमें गरीबों को ताने देना, इससे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, इससे तकब्बुर की बू आती है, झलक आती है। तकब्बुर थोड़ी करना है, बिल्कुल सही बात। और जो बहुत से मेहनत करके भी नहीं कमा पाते। एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ आपको। कल कुछ ताजरों की जमात आई, कहते हैं यार हम बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो जो हमारे मुलाजिम हैं हमें उसके लिए 500-600 मुलाजिम चाहिए। अब मुलाजिम आपके भी बयान सुनते हैं, वो कहते हैं हमें तो बिजनेस करना चाहिए। अब वो हमें फिर मुलाजिम कहाँ से मिलेंगे? मैंने कहा फिर आप भी किसी के मुलाजिम बन जाए। मैंने कहा हम पब्लिक को तो वही बताएंगे जो उनके लिए बेहतर होगा। तो कहते हैं फिर तो हमारा बिजनेस बड़े पैमाने पर हो नहीं सकेगा। मैंने कहा देखें, जब आपके मुलाजिम बिजनेस की तरफ जाएंगे तो हर एक बिजनेस कर नहीं पाएगा, उनको भी तो मुलाजिम चाहिए होंगे। बिल्कुल। तो ये कुदरत का निज़ाम है। लियत्तखिज़ बाज़ुहुम बाज़न सुखरिया, कुरान के अल्फाज कि हमने सबको दौलत नहीं दी है, कुछ को दी है तो कुछ किसी को मुलाजिम बना के रखेंगे। तो मैंने कहा जब वो मुलाजमत में जाएंगे तो हर एक इसमें कामयाब होगा नहीं, कुछ को लाजमी घूम फिर के मुलाजमत की तरफ आना पड़ेगा। तो मुझसे बयान ना करवाएं कि मैं आपके मुलाजिमीन को तरगीब दूं कि आप बिजनेस ना करें। मैं वहां जाके बिजनेस ही की तरगीब दूंगा कि आप मुलाजमत ना करें, बिजनेस करें। इल्ला ये कि वो मुलाजमत जो किसी बड़े विजन का हिस्सा हो, एक अलग चीज़ है। तो मैं उनको यही तरगीब दूंगा, बाकी उनकी किस्मत है, वो घूम फिर के आ जाएंगे। हो गई तो नहीं है, ये भी हो सकता है कि सारे भाग जाएं, सबका बिजनेस चमक जाए और आप उनकी कंपनी में जॉब कर रहे हो। ये तो कुदरत का है। तो जो कुदरत के काम है मैं उसमें टांग नहीं अड़ाऊंगा। तो मैं मुलाजमीन को बिजनेस ही की तरगीब दूंगा, बाकी उनकी किस्मत है, बाकी हर एक बिजनेस कर नहीं पाएगा, वो घूम फिर के आप ही के पास आएगा। तो मैंने कहा आप, वो एक गोरे की बात है लेकिन बात दुरुस्त है कि अपने मुलाजमीन को कभी भी आप ये ना कहो कि मेरे पास रहो। ये बिल्कुल गलत बात है। आप उनको कभी ना कहो कि मुझे छोड़ के नहीं जाना। और देखो, बिल्कुल। आप उनको, आपका बिहेवियर उनके साथ ऐसा हो, तनख्वाह इतनी दो कि वो छोड़ के जाए नहीं। बिल्कुल। फिर मैंने अपने खादिम की, अपने गार्ड्स वगैरह की मिसाल दी कि भाई हमने इनको कहा हुआ है जब कहीं भी अच्छी जॉब मिले निकल लेना यहाँ से। ठीक। लेकिन हम इनके साथ कोशिश करते हैं बिहेवियर ऐसा हो हमारा। अच्छा, मेरे गार्ड जो है ना वो स्पॉन्सर हैं, ये पहले बता। मेरे जितने गार्ड है ना जी, तो कह रहे थे गार्डों की कहाँ से आती हैं गार्ड्स मेरे सारे, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे गार्ड रखने का मशवरा दिया, मैंने कहा भाई अच्छा खासा खर्चा है। हाँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर भी पाए तो मैं नहीं करूंगा। मेरे अपने बच्चे पहले, उनको मैंने फोकस करना है। तो उन्होंने कहा आपके कत्ल का खतरा है। मैंने कहा फिर आपको खतरा है, आपको मोहब्बत है तो रख ले। तो वो चंद लोगों ने स्पॉन्सर किया हुआ है इनको, ठीक है ना। लेकिन उनको मैंने बोला इनको हम तनख्वाह अच्छी देंगे, सही, क्योंकि गरीबों वाला हिसाब नहीं रखना हमने इनके साथ। क्योंकि जो आदमी तुम्हारी जान पे खेलने के लिए आया हुआ है उसको तुम रुला रुला के, जैसे गली महल्ले के गार्ड देखो ना आप जब भी बाहर निकलता हूँ मेरी तरफ ही बंदूक की हुई होती है उसने। उसको मैंने कई दफा कहा मुझे मारेगा भाई तू, इतनी तनख्वाह में यही गार्ड मिलेंगे आपको जो उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, यही गार्ड मिलेंगे। और उनको मैंने बोला भाई बेटा कोई खतरा हो ना गली महल्ले में डाकू, पहले भाग जाना है। इस तनख्वाह में जो 15,000 दी जा रही है, तुम अगर डाकुओं से लड़के मारे गए ना, मैंने कहा मुझे कमबख्तो तुम्हारे ऊपर तरस नहीं आएगा कि 15,000 में तुमने अपनी जान दे दी है इस गली वालों की खातिर जो तुम्हें 15,000 तनख्वाह दे रहे हैं। तो गली वालों को चाहिए जब तुमने अपनी जान के लिए कोई बंदा रखा है तो तनख्वाह तो अच्छी दो ना। सही बात। निकलते ही नहीं पैसे यार जेब से इन बेचारे यानी जो गरीब तबके के लिए, उनको तनख्वाहें तो अच्छी दो ना तुम। मैंने कहा जब तुम्हें अच्छी तनख्वाह दे ना, जो तुम्हें लगे कि यार अब कभी भी छोड़ के जाना नहीं है, फिर जान देने भी बनता है, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया, सही, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत मज़ा आया, जज़ाकुमुल्लाह। और बहुत शुक्रिया नाज़िम मोहतरम, आप भी साथ थे इस पॉडकास्ट में। फीडबैक आप लिखेंगे यकीनी तौर पे, और इंशाल्लाह सिलसिले रहेंगे आगे उस्ताद जी के साथ भी। तो आपने अपना फीडबैक देना है, उस्ताद जी को पहुँचाएंगे। कोई सवाल हो तो भी लिख दीजिएगा। उस्ताद जी बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।